Assalamu alaikum class. As you know, I'm your course instructor Tuba Asif for the course Weight and Weight Management. Welcome to this interactive session. So first of all, I'm going to answer your queries about your assignment. तो उसको हम देखते हैं पहले कि आपको उसमें क्या कंफ्यूजन आ रहा है. मैंने इसको गूगल क्लासरूम में पोस्ट किया था असाइनमेंट को या व्हाट्सएप की थी. मैम क्लासरूम में किया था. ठीक है, वहाँ से ना मैं आपको ठीक हो गया वो मैं आपको देख के. किसी ने अभी तक आप लोगों ने स्लाइड्स पढ़ी? क्योंकि जो इस वीक मैंने कंटेंट आपको शेयर किया था वो था कि ओबेसिटी की मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और बड़ी रियलिस्टिक गोल्स के साथ. तो उसी से रिलेटेड मैंने काफी सारे जो हैं आपको, अगर आप खुद भी देखोगे तो अभी तो मैं आपको इनिशियली तो मैं आपको रिसर्च आर्टिकल ढूंढ के दे रही हूँ ना, लेकिन वैसे आपका जो है वो क्या कहते हैं, एक ऐसा भी टाइम आना चाहिए कि आप लोग खुद रिसर्च आर्टिकल ढूंढने के काबिल हो सकें. तो असल में सिलेक्शन में इसलिए कर रही हूँ रिसर्च आर्टिकल की क्योंकि इसमें आपको एक एविडेंस मिलता है. आपको एक जो हवाई बातें होती हैं कि कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो इफेक्ट आएगा या कौन से मेडिसिन खाएंगे तो इफेक्ट आएगा, वो आपकी ख्याली बातें नहीं होती, आपके पास एविडेंस आ जाता है कि आप एविडेंस के अकॉर्डिंगली बता सकते हो. तो ये रिसर्च आर्टिकल आप अगर जाके इसको देखो गूगल स्कॉलर के ऊपर, आप अभी ओबेसिटी ही लिखोगे तो यू विल गेट अबाउट more than 10,000 articles about it. और उसमें आपको about 10 years तो मैं बहुत कम बता रही हूँ, 3 to 5 आपको decades ago के रिसर्च जो है ना पेपर्स वो मिलेंगे आपको. मतलब ये 1980s से जो है ये आपको इस पे रिसर्च जो है वो बहुत ज्यादा मिलती है. सबसे ज्यादा जो मेटा एनालिसिस किया गया है, सिस्टेमिक रिव्यू किया गया है, वो ओबेसिटी के ऊपर किया गया है. क्योंकि आपको ये अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपने किया है कि बहुत सारी क्रोनिक जो डिजीजेस हैं वो ओबेसिटी का रिस्क फैक्टर भी हैं और ओबेसिटी का आउटकम भी है. ये चीज थोड़ी अंडरस्टैंड करते हो? जी जी मैम ऐसे ही है. क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, किसी को ओबेसिटी है और ओबेसिटी की वजह से उसको कार्डियोवैस्कुलर हो गया, यानी उसका जो है वो फ्लेबाइटिस हो गया है या आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो ज्यादा हो गया है या उसको सिरोसिस का मसला हो गया है और उसमें फैट एक्यूमुलेशन होने लग गई है, फैटी लिवर की अगर हम बात करें तो ओबेसिटी पहले थी और उसके आउटकम्स में उसके बाद क्रोनिकली वो बाकी डिजीजेस को एनकाउंटर कर रहा है. इसी तरह कभी ये भी होता है कि अगर आप कार्डियोवैस्कुलर पेशेंट हैं और आपका एनर्जी इम्बैलेंस, ले दे के आपको मैं एक बात बताऊं, इट इज ऑल अबाउट एनर्जी बैलेंस. कभी आपने इस बारे में डबल माइंडेड नहीं होना कि मैं तो कुछ नहीं खाता था लेकिन मैं मोटा हो गया. आप कुछ नहीं खाते होंगे लेकिन देयर इज ऑब्वियसली द एनर्जी इम्बैलेंस कि आपका बीएमआर इतना फास्ट है कि आपकी कंजम्पशन कम है, सॉरी बीएमआर आपका इतना स्लो है कि आपकी कंजम्पशन बहुत कम है लेकिन आपका बीएमआर स्लो होने की वजह से आपका फूड जो है वो आपको ज्यादा लग रहा है आपके मुताबिक और आप वेट गेन कर रहे हो. इसी तरह जो आपके गट हार्मोन्स हैं और जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हमने उसमें 4 हार्मोन्स ऐसे पढ़े थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. एनीवन कैन नेम देम? Can anyone name the most important 4 hormones that are included in energy imbalance? मैम लैप्टिन ग्रेलिन वगैरह. कोलेसिस्टोकाइनिन. यस कोलेसिस्टोकाइनिन. No. Cholecystokinin is basically वो बाइल को ट्रिगर कर रहा है. इटसेल्फ आपके 4 है. जल्दी से बताओ भाई. इंसुलिन था, ग्रेलिन था, लैप्टिन था. इंसुलिन बिल्कुल. इंसुलिन की जब बात करते हो तो उससे एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है ग्लूकागॉन, ठीक है, और Yes, अगर ma'am. लेप्टिन की बात करते हो तो ग्रेलिन करता है, ठीक है. अच्छा, तो अगर आपका ओबेसिटी ले दे के हर जगह से उसका कंसर्न ही है सारा कि उसमें एनर्जी इम्बैलेंस है, वो किस वजह से है? वो आप बहुत ज्यादा स्टार्वेशन करते हो, आपको पता है आप स्टार्वेशन करेंगे आपके कोर्टिसोल लेवल्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे. कोर्टिसोल लेवल्स भी आपका एपेटाइट स्टिमुलेटर होता है, ठीक है. तो ये आपकी काफी सारी चीजें जो मैनेज कर रही होती हैं. तो कई डिजीजेस ओबेसिटी की वजह से होती हैं और ओबेसिटी कई डिजीजेस की, अगर आपने कभी देखा हो जो पीसीओज हैं वो ओबीस लड़कियों को ज्यादा होता है, उनको पीसीओस का मसला ओबीस लड़कियों को ज्यादा होता है, और जिनको पीसीओस होता है वो उन्हें वेट लॉस करना मुश्किल हो जाता है. उसका मेनली बिहाइंड उसका रीजन क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत होती है, ठीक है. अगर अच्छा अब मैंने आपको जैसे कि रिसर्च पेपर दिया,
अच्छा, अब इसको देख, तो आपको शो हो रही है बेटा मेरी स्क्रीन? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अब ना आपने Yes, मैं आपको बताती हूँ, हाँ मैं आपको बताती हूँ, आप लोग पढ़ भी रहे होगे आई थिंक, जो एविडेंस बेस या कुछ भी आर्टिकल को रिव्यू करने का मकसद ही होता है कि आप ना उसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक दफा गो थ्रू कर लें। मैं आपको ऑब्वियसली, मैं आपकी स्टैट्स की मिस तो हूं नहीं कि मैंने बड़ा देखना है कि अच्छा इसने सैम्पलिंग टेक्निक मेंशन की कि नहीं की, इसने जो है वो जो डाटा कलेक्शन टूल है उसको जस्टिफाई किया कि नहीं किया इस बच्चे ने रिव्यू लिखने में, या इसने ये नहीं बताया कि अगर इस आर्टिकल में 5000 सैंपल साइज था तो पॉपुलेशन का वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव था या नहीं। दीज आर नॉट द क्वेश्चंस आई एम लुकिंग फॉर, राइट? व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि आप इसको पढ़ें और आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखें कि आपने इसकी हर हेडिंग में से क्या एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है? अब मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी, क्योंकि हमारी स्लाइड्स का भी टॉपिक था, उसमें मैंने बड़ा क्लियरली बताया, आपने अभी वीडियो नहीं मैंने उसकी बना पाई मैं, लेकिन मैंने जो उसकी स्लाइड्स शेयर की थी, अगर आपने उसको देखो तो उसमें हर चीज का रियलिस्टिकली गोल को मेंशन किया गया। अब जैसे अगर आप लिखने बैठते हो, आप एब्स्ट्रैक्ट छोड़ दोगे, ठीक है? सबसे पहले जब आप देखते हो ना कोई भी रिसर्च आर्टिकल, तो कोशिश ये करें कि वो 5 साल के अंदर अंदर हो। अगर आप, अब मैं आपको ना नेक्स्ट से आपको दूंगी कि रिसर्च आर्टिकल ढूंढो और उसका रिव्यू लिखो। जब आप, मैंने ओबेसिटी लिखा ना, तो मेरे पास अप टू 10,000, मोर देन 10,000 जो आर्टिकल्स है ना वो ओपन हो गए विंडो में। उसमें मैंने कौन सा चूज किया जिसके मुझे रिजल्ट समझ आ रहे थे, ठीक है? तो जब आपने आर्टिकल चूज करना होता है, आप एक तो ये देखते हो कि उसका टाइटल क्या है, इज द टाइटल मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स गिवन टू योर क्वेश्चन, गिवन टू योर असाइनमेंट। अब अगर वो टाइटल ही आपका बड़ा ओबेसिटी इन कुछ, ओबेसिटी इन आर्थराइटिस पेशेंट, वो हमारा टॉपिक नहीं था। हमने जनरल पॉपुलेशन, या जो जनरल पॉपुलेशन ऐसे ओबेसिटी होती नहीं है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें ज्यादा ही प्रिवेल करता है, या कोई ऐसे पेशेंट जो उनकी कोई स्पेसिफिसिटी होती है। तो पहले तो अपने आर्टिकल सिलेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? उसके बाद मैंने ये देखा कि मुझे उसके रिजल्ट समझ आ रहे हैं और मुझे उसका कंक्लूजन समझ आ रहा है। अगर तो मुझे उसका कंक्लूजन ही नहीं समझ आ रहा, तो फिर मुझे उस रिसर्च पेपर पढ़ने का फायदा नहीं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो किसी को बताते हो कि मैंने एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ा, उसके रिजल्ट ये थे, तो उसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड होती हूँ। लेकिन ये आर्टिकल मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इसकी जो थ्योरी थी, क्योंकि एक आपके आर्टिकल का बीच में रिव्यू लिटरेचर भी होता है, इसकी थ्योरी बहुत ऑप्टिमम मुझे लगी, इसकी थ्योरी मुझे बड़ी इंफॉर्मेटिव लगी। अब एब्स्ट्रैक्ट मैंने यहाँ पे जो है ना वो जरा मिस कराया, ठीक है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट और ये ऑन्कोलॉजी का जो है ना, ऑन्कोलॉजी आपको पता ही है जी, कैंसर रिलेटेड आपकी फील्ड होती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी चूज करने की वजह ये थी कि ये बड़ा इम्पैक्ट फैक्टर इसका हाई है, इसका मोर देन 4 इम्पैक्ट फैक्टर है। वो जर्नल जिनके इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होते हैं उनको चूज करना, उनकी सिलेक्शन करना आप आसान होता है, आसान ना भी हो, क्योंकि कई दफा ये पूरे खुलते नहीं है। इसके लिए आपको बड़ा पेशेंट होना पड़ता है, इसके लिए आपको बड़े कोई साइड पे लूप होल्स देखने पड़ते हैं, बार बार कीवर्ड्स लिखने पड़ते हैं कि किसी ना किसी तरह आपको फुल आर्टिकल की एक्सेस मिल जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो पेमेंट मांगते हैं। तो ये आपकी अपनी थोड़ी जो है ना सर्चिंग स्किल्स जो होती है इंटरनेट पे, ये उसमें आ जाता है। टॉपिक था मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। जब आप लिखना शुरू करोगे तो पहले ऑब्वियसली आप इसको पढ़ोगे। मेरा प्राइम जो इंटेंशन है वो सिर्फ ये है कि आप रिसर्च पेपर को पढ़ें और आप उसको बुलेट्स में लिखो कि आपको क्या समझ आया। एज वी कैन सी हियर, इन्होंने जो बात स्टार्ट की अपने इंट्रोडक्शन में, उन्होंने ओबेसिटी से रिलेटेड बताया कि ओबेसिटी जो है वो पर्सनल सफरिंग भी है, हेल्थ केयर कॉस्ट भी इसमें बहुत ज्यादा पड़ती है, वेट लॉस जो है वो इम्प्रूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जो एक्सपर्ट्स हैं आपके हेल्थ के इंस्टीट्यूट्स के, WHO के, वो रिकमेंड करते हैं कि ओबीस लोगों को तकरीबन 5 to 10% अपने बॉडी वेट को कम, यानी कि जिसका BMI एक दफा निकल आया ना अबव 30, जो ओबीस कैटेगरी में है, वो अपना टोटल वेट निकाले। जैसे वो टोटल वेट बनता है 98, उसका 10% निकाले तो वो बनता है 9.8। तो वो अपना गोल क्या रखेगा कि मैंने कितना लूज करना है? 9.8। यस, तो ये बताने का मकसद है। फिर उसमें उन्होंने क्या बात की, उन्होंने हमें बड़ी वाइड रेंज दी है, यानी वो 4 से लेके 10 किलो तक कम, सॉरी 5 से लेके 10 किलो तक कम कर सकता है, यानी 5 to 10% जो है वो उन्होंने बात की कि वो कम कर सकते हो। उसमें भी बात आ जाती है ना रियलिस्टिकली कि आप कितना कर रहे हो। आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया तो आपका ओबेसिटी रिबाउंड, जो मैंने आपको एक दफा समझाया था, रिबाउंड का चक्कर ज्यादा हो सकता है। तो पहले आपको तो एक आपने नई चीज इस आर्टिकल में ये सीखनी अभी तक कि हमें ये लूज कितना। तो जो ये वाली बात है ना, ये आप बुलेट बना के इसके इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे और बुलेट बना के आप ये वाली बात एक पेज पे लिख दोगे। अब्दुल वहाब समझ आ रहा है कि करना कैसे है?
मैम एक क्वेश्चन था। जी जी। मैम इसको मतलब हेडिंग वाइज बुलेट फॉर्म में लिखना है कि मतलब एक टोटल समरी लिखनी है? अच्छा, ये आपकी मर्जी है, इसमें कोई कोई इशू नहीं है। आपको पैराग्राफ लिखना आसान लगता है, आप पैराग्राफ लिख लो। आप बस उसमें ना कोशिश करना कि आपने एक पॉइंट कवर कर लिया हो, हेडिंग की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई हेडिंग नहीं दी हुई, तो मैंने खुद ही कह दिया ना कि आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो, क्योंकि अभी इन्होंने ये कोई स्पेसिफिक हेडिंग नहीं है, या ये इसमें कोई उन्होंने हेडिंग नहीं दी हुई, तो आप इसको ऐसे ही लिख दो। मैं अगेन देखो बेटे, एक होता है प्रोफेशनल आर्टिकल का रिव्यू लिखना, वो मैंने जैसे एमफिल में किया था बायोस्टैटिस्टिक्स, पता नहीं कौन सा मुझे मेरा कोर्स था, आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली। उसमें क्रिटिकली हम लोगों ने प्रोफेशनली स्टैटिस्टिशियंस की तरह रिव्यू करना होता था, उसमें हम वर्ड्स रिव्यू करते थे, उसकी परसेंटेज निकालते थे, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते थे वर्ड्स की, कि एक नॉर्मल रिव्यू इतना होता है। और ये मैं आपसे वो चीज नहीं मांग रही, मेरा प्राइम मकसद क्या है कि आप इस पैराग्राफ में से क्या नया सीख रहे हैं। ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी, आई हैव अ क्वेश्चन। जी, श्योर। मैम, आपने भी बोला कि हम लोग अगर उसको बुलेट्स में लिखते हैं, तो मैम यानी कि हम लोग को अगर पूरा हम उसको बुलेट में लिखना चाहते हैं, तो हम लोग यानी कि हर जो एक सर्टेन टॉपिक है, यानी कि जो हेडिंग है, उसके अकॉर्डिंग बुलेट्स में लिखेंगे उसको? हाँ जी, आप उसके, वरना तो आप लॉस्ट नहीं हो जाओगे सैम, अगर आप आगे पीछे करोगे यस मैम, यही मैं तो सोच फिर रहा लॉस। था। हाँ, वो थोड़ी कॉमन सेंस की बात आ जाती है यहाँ पे, कि अगर आप नीचे से जो है वो लिखना शुरू कर देंगे, तो आप यू विल गेट लॉस्ट इन द होल प्रोसेस। यस सही है, तो मैम, ऑब्वियसली। लास्ट टाइम जब आपने लास्ट टाइम हमें रिव्यू दिया था, तो आपने कहा था उसको लिखने का एक प्रॉपर मेथड होता है, और हम लोगों ने अभी तक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पढ़ी नहीं है। हाँ, मैंने वो वाली जिद छोड़ दी है, आज मैंने ओके। आपसे परफेक्शन की डिमांड छोड़ दी है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए हाथ हौला कर लिया कि आपका जो बस, जब आपकी प्रेजेंटेशन इस तरह भी ये पीडीएफ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, यस मैम। अगली जो सैटरडे को या जो भी नेक्स्ट इंटरेक्टिव क्लास होगी, आपकी पीडीएफ यहाँ पे नजर आ रही होगी, आपको बस ये बताना है कि आपने लिखा क्या है। अगर आपको इस चीज पे कमांड आ जाती है, मेरा प्राइम मकसद ये है। ठीक मैम है, मतलब हम लोगों ने उसको समराइज करके बताना है? हाँ जी, आपने मुझे, मैंने उससे, जैसे मैंने कल इंस्टीट्यूशन की असाइनमेंट खोली थी, और उसमें तो इतना मैंने ही सवाल पूछे थे, लेकिन इस वाली असाइनमेंट में आप मुझे बताओगे कि आपने इस रिव्यू को पढ़ के क्या डिडक्शंस निकाली हैं। तो अब चाहे मैम आप पैराग्राफ में लिखो। जी बेटा। जी मैम, जब लास्ट टाइम अभी मैंने इसको गो थ्रू जब किया था, जब ये जो था ये असाइनमेंट के लिए, तो मैम इसमें लास्ट में पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में भी लिखा हुआ था। वो नहीं, मैंने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक आपने कवर करना है। ठीक है, ओके मैम। असेसिंग भी आपने नहीं करना, असेसिंग भी आपने नहीं करना। अगर करना चाहते हो इसको पढ़ लो, बड़ी अच्छी बात है, कोई बुराई इन्होंने नहीं की हुई। इन्होंने यहाँ पे जैसे रेंजेस दी हैं बीएमआई की, कि मोर्बिड किस में जाएगा, फलां फलां किस में जाएगा, रिलेटेड एसोसिएटेड डिजीजेस उन्होंने बताएंगे हैं कि वो कौन कौन सी है, वो भी कर सकते हो। अच्छा, टॉकिंग विद पेशेंट्स अबाउट ओबेसिटी एंड वेट लॉस, ठीक है, तो उसमें उन्होंने बताना है, क्योंकि ये ऑन्कोलॉजी के पेशेंट थे, ऑब्वियसली वो कैंसर को भी डील कर रहे थे, उससे भी फाइट कर रहे थे, तो वेट लॉस करना उनके लिए एक चैलेंज था, इसमें कोई नई बात नहीं थी। फिर वो ये बताएंगे कि जी उनकी वो मोटापे की वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। सही है, ओवरव्यू ऑफ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बेसिकली आपने यहाँ से करना है। ठीक है, द डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो आपको एग्जांपल उन्होंने सेट करके दिया। पेशेंट सैंपल साइज उन्होंने इतना लिया था, 3200 लिया था, फिर उन्होंने उसको एक 7 kg तक का लॉस करवाना था। फिर उन्होंने क्या किया, ओवरव्यू लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन थे। फिर आपको उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बात की है डाइट की। आपको भी मेथोडोलॉजी में नहीं जाना, ठीक है, जो ओके मैम। प्रॉपर तरीका है ना रिव्यू लिखने का, उसमें आप मेथोडोलॉजी को देखते हो। इन्होंने सैंपल साइज लिया था, इन्होंने इतना क्यों लिया था, इन्होंने डाटा कलेक्शन टूल जो है वो ये क्यों लिया, इन्होंने काई स्क्वायर क्यों लगाया, इन्होंने रिग्रेशन कोरिलेशन क्यों लगाया, इन्होंने जो है वो मल्टीपल रिग्रेशन क्यों नहीं लगाया, इन्होंने अनोवा मनोवा क्यों नहीं लगाया। समझ आ रही है मेरी बात? मैं अभी स्टैट्स में नहीं पढ़ रही, मैं अभी सिर्फ पढ़ रही हूँ थ्योरेटिकली, कि आपको ये पता चले कि एक रिसर्च हुई थी, उसमें उन्होंने डाइट में क्या, उन्होंने लाइफस्टाइल में सबसे पहले आ जाएगा डाइट, तो उन्होंने डाइट के लिहाज से क्या बात की, आप ये बुलेट्स में लिखोगे। फिर उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से क्या बात की, आप ये लिखोगे। बिहेवियर थेरेपी में उन्होंने क्या बात की, आप ये लिखोगे। फिर आप लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल इंटरवेंशन को डिस्कस करोगे, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस लिखोगे ये लाइफस्टाइल इंटरवेंशन की। इस पेज को आप डिस्कस नहीं करोगे, ठीक है, इस पेज मैम को आप आपने लास्ट डिस्कस। चीज ये क्या बताई थी, लॉन्ग टर्म के बाद क्या था?
long term lifestyle intervention and benefits and limitations of lifestyle intervention. ओके मैम। कि फायदे क्या हैं और लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन ये है कि भाई कोई चीट डेज हो सकते हैं, कोई अर्जेंसी हो सकती है, कोई आपको खाना बनाने वाला नहीं हो सकता, कोई ट्रेडमिल खराब हो सकती है कि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सके। ये चार्ट पेपर्स आपने डिस्कस नहीं करने फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आपका फार्माकोलॉजिक जो ट्रीटमेंट है वो आपने थोड़ा सा बताना है। इसमें उन्होंने बहुत मजे की बातें की, मैं खुद इसलिए नहीं बता रही कि फायदा नहीं। इसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि जो ऑलमोस्ट जो सारे अमेरिकन हैं वो वेट लॉस की एक गोली खाते हैं, और वो क्यों खाते हैं और उसके क्या आउटकम्स हो रहे हैं इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये मेडिकेशन फॉर अप्रूव्ड, ये वाला करना है, मेडिकेशंस अप्रूव्ड फॉर क्रोनिक वेट मैनेजमेंट। ओके मैम। ठीक है। फिर नीचे जो भी चार्ट्स आ रहे हैं आपने नहीं करने, नीचे ये कुछ भी, ये जो मैंने अभी खोला हुआ है रो वाई गैस्ट्रिक बाईपास, ये अब नहीं करना, कि हमारी थ्योरी में है। ये जब मैं आपको सर्जरीज पढ़ाऊंगी थोड़ा सा, जब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके जो स्टमक का जो, क्योंकि स्टमक हमारा बलून की तरह होता है, अप टू 4 लीटर फूड अपने अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है, तो उसके ऊपर ना बैंड बांध देते हैं, और ये बैंड एडजस्टेबल होता है कि आप उसको एडजस्ट कर लेते हो और अपने स्टमक का साइज छोटा कर लेते हो, और या वो बैंड जो है वो लूज कर लेते हो, और ये आपके बाहर होता है, पेट से बाहर होता है इसका जो प्लास्टिक होता है। इसकी वीडियोस अगर आपको देखने को दूंगी तो वो आपको आ जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन आपने पढ़ना है। कंक्लूजन जो है ना बेटा वो कोर होता है, हर चीज की जो कंक्लूजन डिस्कशन है वो कोर होती है उस रिसर्च आर्टिकल की। तो कंक्लूजन आपने जरूर पढ़ना है, राइट। आपने कोई रेफरेंसेस में नहीं जाना, आपने कोई सर्जरी का टॉपिक छोड़ के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करनी है एज स्टेटेड इन योर टॉपिक ऑफ असाइनमेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का थैंक यू मतलब सो क्या मच है? मैम। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अगर मैं स्लाइड्स की बात करूं तो बेटा हमारे पास गुड्डे, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पे अब अटेंडेंस लगाना जो है वो इतना नेसेसरी नहीं है। मैम काइंडली ये बता दें रिव्यू कितने पेजेस का होना चाहिए? अच्छा जान, मेरी तरफ से आप एक पेज का लिख लो, ठीक है। यानी आपने बुलेट बनाई हर टॉपिक में से, या हर टॉपिक में से आपको पैराग्राफ लिखना आसान लगता है, आपने पैराग्राफ बनाया, मैं यहाँ पे खोलूंगी आपका पेपर, आपने मुझे बताना है कि आपने इस रिसर्च पेपर में क्या पढ़ा था। अब आप कैसे बता सकते हो? अब जैसे कई बच्चे होते हैं वो पूरी पूरी लाइन लिखेंगे तो वो बता सकते हैं, कई बच्चे होते हैं उन्होंने सिर्फ ये लिखना है मेडिसिन, और उन्हें याद होगा कि इस मेडिसिन में क्या क्या उन्होंने पढ़ा था। तो इट इज ऑल अप टू यू कि आपने कितनी लेंथ लिखनी है, जितनी आपने मुझे बतानी है ना उस दिन उतनी आप लेंथ कर ले, जिसमें आपको आसानी है, उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। बस मुझे ये होना चाहिए कि आपने इसको पढ़ा था, ये आपको आता है। अच्छा, उसके बाद अगर चलो मैं, अगर मेरा ख्याल है नहीं आपने स्लाइड्स नहीं देखी होंगी, मैं आपको मैं भी कर लूंगी वीडियो का भी उसका कुछ। इसमें ना मैनेजमेंट की बात मैंने सिर्फ की थी कि आपका जो रियलिस्टिक गोल्स हैं वो आपके अल्टीमेट गोल्स होते हैं। ऑब्वियसली मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी करते हो, पढ़ते हो, काफी आपको खुद भी नॉलेज है इस स्टेज के ऊपर, आप फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ रहे होगे कि आपका जो है एक हेल्दी रेंज में बॉडी वेट होना चाहिए ताकि आप क्रोनिक इलनेसेस से बच सकते हो, ठीक है। ओवरवेट लोग भी अपना वेट लूज करें, किस तरह से कर सकते हैं? टोटल कैलोरिक इनटेक कम कर दें, अपना बिहेवियर चेंज करें। बिहेवियर चेंज जो है ना वो बहुत अहम है। बिहेवियर चेंज में क्या आ जाता है? try to learn to say no whenever the food is offered to you. मतलब I had done this practice because I had the problem of lack of money when I was in college, FSC वगैरह। तो उसमें whenever my friends used to go to McDonald's, I used to say, oh I don't eat chicken, right? तो उससे मैंने देखा था कि लड़कियां मैट्रिक के बाद इंटर में जाके एकदम मोटापे का शिकार क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी डाइटरी पैटर्न्स में डिफरेंस आता है, उनकी बिहेवियर में डिफरेंस आता है, वो बोर होती हैं। द ओनली प्लेजर दे फाउंड इन इज फूड, गुड फूड, ठीक है। तो बिहेवियर में ये भी आ जाता है कि आप सोशल मीडिया का यूज बहुत करते हो, उसमें आप देखते हो यार, मैं अब जैसे आई एम इन, आप सब होंगे, देयर इज अ ग्रुप इन फेसबुक ESR, उसमें यस मैम। हाँ, उसमें देर आर सो मेनी पोस्ट कि ये एक जगह है यहाँ पे, ये तो नीचे में कमेंट्स, और आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द कमेंट्स। तो उसमें लोग कह रहे होते हैं एक दूसरे को यार चलें टैग करके, यार चले, मुझे भी लोग टैग करते हैं, अच्छा तू भाई यहाँ चलें। तो ये जो आपका ट्रेंड है कि सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना और बाकी सारी चीजें आपको पता ही है, तो ये तमाम लोगों का जो है ना वेट गेन की तरफ लेके जा रहे हैं। रिस्क फैक्टर अगेन मैं पिछले 2 स्लाइड से डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए डिस्कस नहीं कर रही कि और मटेरियल नहीं होता, इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत अहम है। जब तक आप पेशेंट का फियर कैश नहीं करेंगे, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते कि ही हैज टू लूज वेट,
राइट, क्योंकि अक्सर लोग इसमें दे फाउंड इट वेरी वेरी चार्मिंग एंड वेरी गुड के भाई हम खाते पीते घराने से हैं, हम तो क्या सूखी चुई नहीं है, या कुछ इस तरह की बातें बड़े कॉमनली आपको बड़ी कॉमनली टर्म्स में आप लेमैन के मुंह से सुनते हैं ऐसी बातें। तो उसके लिए ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको हेल्थ हैजर्ड से आगाह करें कि तुम्हें ये मसला हो सकता है, ठीक है। उसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मैंने पिछले 2 स्लाइड से वो जब मैंने कॉजेज भी पढ़ाए थे, कॉम्प्लिकेशन पढ़ाई थी, मैंने इसको बड़ा इन डिटेल डिस्कस किया था। ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, वो क्यों बढ़ता है? आपका काम क्या है, आपने रीजंस ढूंढने हैं। जब आपने लेक्चर को तैयार करना है तो आपने अपने माइंड में रीजन रखनी है कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बॉडी वेट इंक्रीज होने की वजह से, व्हाई? डज एनीवन नो व्हाई? मैम रिपीट कर दें, आवाज आपकी। अच्छा, मैं बोलती हूँ दोबारा कि जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस एट बॉडी वेट इंक्रीजेस। पेपर में मैं पूछ सकती हूँ व्हाई, तो इसका जवाब क्या होगा? मैम बॉडी वेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब एक तो वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ है, ऊपर से उसकी बॉडी में फैट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो जाएंगी और जो ब्लड प्रेशर है वो रेज हो जाएगा। इसका छोटा सा जवाब था एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन आर्टरीज, एंड बिकॉज आर्टरीज आर नॉट इलास्टिक। अब इलास्टिक, क्योंकि यस मैम। आप फिजियोलॉजी पढ़ के आए हैं, फिजियोलॉजी पढ़ी है आप लोगों ने? यस मैम। बस सही है, ठीक हो गया। क्योंकि आप फिजियोलॉजी पढ़ के आए हुए हैं तो ये सब आपको आता होगा, मैंने ये अज्यूम किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद टोटल बॉडी कोलेस्ट्रॉल इंक्रीजेस, इसका क्या रीजन है? मैम वो एलडीएल लेवल और एचडीएल लेवल जो फ्लक्चुएट होंगे। यस, जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो वीएलडीएल को ही लेके घूम फिर रहे हैं, क्योंकि बॉडी वेट ज्यादा था, और जब बॉडी वेट ज्यादा होता है तो काइलोमाइक्रॉन्स वीएलडीएल को ही लेके बस फिरते रहते हैं, जिसकी वजह से सीरम कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल, सीरम और ब्लड मतलब हम उसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, तो वो ब्लड, और इसमें थोड़ा वैल्यू भी याद कर लेना कि वो कितना होता है, जल्दी से बताओ, किसी को पता है कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, उसकी लिमिट क्या होती है ब्लड में? 120। ना, इसको देखना आपने, 120/80 ब्लड प्रेशर की होती है। ट्राइग्लिसराइड नहीं नहीं, इंक्रीजेस 120। मैम ट्राइग्लिसराइड तो 150 होता है। हाँ जी, और ट्राइग्लिसराइड इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी टोटल कंजम्पशन जो है ना, जिनका याद रखना मेरा बेटा, जिन लोगों की टोटल कैलोरिक इंटेक ज्यादा होती है उनकी वो टोटल इंटेक जो है वो कभी भी फाइबर से ज्यादा नहीं होती, कभी भी वो प्रोटीन से ज्यादा नहीं हो रही होती, वो ज्यादा ही कहीं ना कहीं फैट से हो रही होती है। ये चीज समझ आइए कि जिनकी कैलोरिक इंटेक उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है ना, तो वो कोई अच्छे हेल्दी सोर्सेज नहीं है ज्यादा, जो ओबीस लोग हैं उनका उनका कहीं ना कहीं सैचुरेटेड फैट ही ज्यादा आ रहा है। और क्योंकि आपका जो डाइटरी फैट है वो आपके सीरम या ये जो आपके रेगुलेटरी ट्राइग्लिसराइड है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपकी डाइट में ही वो ट्राइग्लिसराइड का इंटेक ज्यादा है तो वो ब्लड में भी ज्यादा होता है। अच्छा जी, बहरहाल इसको आपने देख लेना है, डायबिटीज टाइप 2, अगेन the whole phenomena behind it, the whole mechanism behind it most evidently is due to insulin resistant, ठीक है। फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ये भी मैंने आपको कॉम्प्लिकेशंस में बताया हुआ है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है, या तो पार्शियल ब्लॉकेज हो जाएगा, नैरोइंग ऑफ पैसेज है, या कंप्लीटली ब्लॉकेज हो जाएगा, तो उसके लिए फिर उसको यहाँ पे सुराख भी करना पड़ता है। एजमा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि एजमा क्या है बेसिकली, आपका एक तो रेस्पिरेटरी डिजीज भी है, प्लस इट इज योर इम्यूनिटी, इम्यून आपका सिस्टम अगर कमजोर होता है तब भी आपको एजमा जो है वो ज्यादा प्रेवेलेंट होता है। तो इम्यूनिटी का भी ताल्लुक क्योंकि इसके साथ होता है, ओबेसिटी के साथ, कि ओबीस लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। अदर प्रॉब्लम्स में मैंने लास्ट में भी बताया था कि गालब्लैडर डिजीज होती हैं, उसमें स्टोन्स बन जाते हैं, आर्थराइटिस हो सकता है, गाउट हो सकता है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो सकती हैं, ओवरवेट वुमेन में हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, एंड ऑल दैट इज सब आई थिंक आप लोगों को पता है। कैंसर जो है वो आपको पता है जी, आपका विसरल फैट है तो दैट इज, और जो आपका विसरल फैट आपका डायबिटीज के साथ ज्यादा रिलेट करता है, सीवीडी और डायबिटीज के साथ, और ओवरऑल वेट जो है वो ज्यादा होना ग्लूटाथियोन जगहों के ऊपर भी वो आपका कैंसर में रिजल्ट करता है। जो मोटे होते हैं वो इसलिए मोटे होते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, और जब वो मोटे हो जाते हैं उस वजह से वो फिजिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। ये बात समझे?
जी मैम। ठीक है, तो ये भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैकेनिज्म है कि आप एक चीज हो तो आपको दूसरी हो जाएगी, दूसरी है तो आपको पहली हो जाती है। अच्छा जी, और उसमें ना एक यहाँ पे इतना डिस्कस नहीं किया जाता, लेकिन ये बात होनी चाहिए, जो लोग ओबेसिटी क्लास 2 और क्लास 3 में होते हैं वो बड़े अनहाइजेनिक पीपल होते हैं, बिकॉज वो अपने आप को उस तरह से साफ सफाई नहीं रख सकते जिस तरह के एक नॉर्मल, क्योंकि वो फिजिकली इनएक्टिव होते हैं, उनके पेट में बल आ जाते हैं कि वो ना अपने मतलब अपने लेग्स को सही से प्रॉपरली साफ कर सकते हैं, ना अपने पाँव धो सकते हैं। वो यूजुअली जो है ना वो इसमें भी आपको रिसर्च आर्टिकल बेतहाशा मिल जाएंगे। अच्छा, मैनेजमेंट में हमने जो बात करनी हुई कि एक तो आपने शॉर्ट टर्म जो आपका है रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, रिपीटेड साइकिल, वेट लॉस, वेट गेन, इसको कई लोगों में होता है, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ, तो इसका वेट साइकिलिंग कहते हो कि मैंने लूज किया जब मुझे कहीं शादी पे जाना है 2 महीने बाद, और जब मैं आ गई हूँ और कोई लाइफ में कोई चार्म नहीं है और जो मर्जी खाया पिया तो वो आपका वेट वापस हो गया। सेट पॉइंट थ्योरी भी इसमें आती है और उसके अलावा वेट साइकिलिंग भी आ जाता है। ठीक है, फिर इसमें बाकी जो है वो कितना वेट लॉस करना चाहिए, आइडियल आपका वो यही है, अभी जैसे हमने जो रिसर्च पेपर में भी देखा तो वो एम आपका होता है 5 to 10% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट जो आप ओबेसिटी के ऊपर हो, लेकिन आपका 6 महीने तक आपने 10% अपना जो है वो कम करना होता है। ये सारा कुछ थ्योरेटिकल है, टाइम की कमी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट उस चीज पे आती हूँ जो आज हमें सीखनी है। यू गाइस हैव टू बेयर विद मी। आप जो है ना कैलकुलेटर कोई बच्चा अगर पकड़ के लिया है। मैम आई हैव अ क्वेश्चन मैम, जिन लोगों को जेनेटिकल फैक्टर्स की वजह से जो होता है ओबेसिटी होती है, तो उनके लिए क्या हम यानी कि कर सकते हैं? जेनेटिकली के लिए हमने क्राउस में एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जेनेटिकली फैक्टर्स कैन बी मॉडिफाइड। ठीक है, अब अगर वो हाँ, ये क्राउस में मैंने पढ़ा था एंड आई वाज वेरी अस्टाउंडेड। उसमें जो है ना ये कर सकते हो कि आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, तो अगर आप तो 3 में चले गए हो ना ओबेसिटी क्लास 2 क्लास 3, तो फिर तो आपके लिए सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर नहीं तो आप फिर हार्मोनल थेरेपी लेते हो, फिजिकल एक्सरसाइज करते हो और जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हो, और आप ये कर सकते हो कि आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ को चेंज करो कि आपके सेल्यूलर लेवल के ऊपर चेंजेस अपीयर होने लग जाए, बट इट टेक्स अबाउट 10 to 12 to 15 years। हमें पता है ना डिजीज की प्रोग्रेशन भी, हमें डिजीज की प्रोग्रेशन पता है। आज अगर मुझे अनीमिया हुआ है तो उसका क्या मतलब है, क्या मैंने 1 महीने से मेरी कंजम्पशन कम थी आयरन की? नो, इसका मतलब क्या है कि मेरी कोई साल 1.5 साल से पहले कम हुई, पहले मैंने इंटेक ही नहीं किया, जब इंटेक ही नहीं किया तो रेगुलेटरी आयरन खत्म हुआ, रेगुलेटरी खत्म हुआ तो स्टोर्स खत्म हुए, स्टोर्स खत्म हुए तो उसमें जो है मेरा डेफिशिएंसी में गया, डेफिशिएंसी में गया तो मेरे टिश्यूज आयरन का फंक्शन ही परफॉर्म करने से नाकाबिल हो गए, और जब वो नाकाबिल हो गए तो उसके बाद एट द लास्ट स्टेज क्लिनिकल सिम्टम नजर आए। ठीक है, और वो एट द लास्ट उसमें साल 1.5 साल निकल गया होता है। तो ज्यादातर मैम लेकिन कुछ लोग जी मैम, कुछ लोग जो है ओवरवेट होता है लेकिन वो ओबेसिटी ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में नहीं होते हैं, लेकिन उनका जो है जो फैमिली बैकग्राउंड जो है उसमें वो ओबेसिटी में होता है, इनकी जेनेटिकल हिस्ट्री होती है। हाँ, उसमें सबसे पहले तो ये देखेंगे लेम एक्सक्यूज तो नहीं है, क्या वो बंदा स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है, वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर रहा है, उसके स्लीपिंग पैटर्न्स ठीक हैं, उसकी डाइटरी हैबिट्स ठीक हैं, उसकी फूड चॉइसेस ठीक हैं, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ऑप्टिमम है। अगर ये सब कुछ ठीक है फिर भी वेट लॉस नहीं कर पा रहा, देन यू कैन क्लेम कि ओके दिस प्रॉब्लम रन्स इन हिज फैमिली। लेकिन अगर वो ये सब कुछ नहीं कर रहा, और यही मैंने देयर आर सो मेनी गर्ल्स आई नो अबाउट जो कहती हैं कि हमारी टांगे हमारे दांतों पे गई हैं, हमारी टांगे हमारे नाकों पे गई हैं, टांगे इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है, लेकिन क्लेम करना है कि जी ये तो है ही मोटी क्यों गई है जी मेरी फैमिली पे। इवन के लोग अब ये भी कहते हैं जी मेरी जो है डबल चिन वो मेरी फैमिली पे है, तो डबल चिन का ताल्लुक आपके जेनेटिक्स से नहीं होता, राइट? ये आपकी अपनी जो है वो थोड़ी लेजीनेस है। अच्छा, कैलकुलेटर ठीक है जी, लाइबा बेटा आपके पास है, एक्सचेंज लिस्ट पे निकाल लें डाइट में चेंज होने की वजह से। फजर क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देना, मुझे नहीं अंडरस्टैंडिंग हुई इसकी। अच्छा, मैंने बेटा क्लासरूम में नहीं है अभी मेरे पास जान, मैंने क्लासरूम में शेयर की हुई है। मैं 1 मिनट में निकालूं। हाँ ठीक है, क्योंकि यू गाइस हैव टू बेयर विद मी बिकॉज आई डोंट हैव माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन माय लैपटॉप, सो आई विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स समथिंग एल्स। तो हमने आज सीखना है, क्या आप लोग मुझे जरा अपने माइक ऑन करके बता सकते हो कि कौन कौन लोग मेरे साथ हैं यहाँ अभी? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. I am available. Yes ma'am. यस मैम। Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. ओके जी, बहुत शुक्रिया।
अच्छा जी, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका Yes, कि आपने ma'am. अपनी प्रेजेंस। थैंक यू यस सो मच। मैम। अच्छा, मैं यहाँ से कैमरा ऑफ कर रही हूँ और मैं स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, क्या करते हैं? मैम क्या करना है? मैम। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ यस रही है मैम। मैम, मैंने कर दिया ओपन एक्सचेंज। ठीक है जी। क्या आपको बोर्ड नजर आ रहा है? मैम आपका कैमरा ऑफ है, आपको कैमरा ऑन करना पड़ेगा आई थिंक। अच्छा जी, क्या आपको ये बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा जी बेटा, क्योंकि मेरे यस साथ बेयर मैम। करना पड़ेगा, मेरे साथ बेयर करना पड़ेगा थोड़ा रिसोर्सेज की कमी की वजह से, बिकॉज सर आज टू हैव द डिजिटल बोर्ड बट आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, तो हम इसी के साथ कोप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना एक्सचेंज लिस्ट मुझे पता है कि आप लोगों को आती है बनाना। मेरी आवाज डबल होके आ रही है या सही है? मैम आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है मैम। आप मैम सही आ रही है। मैम आप अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करेंगे ना तो आपकी पिक्चर जो बोर्ड है वो क्लियर नजर आ जाएगा, मैं भी बहुत छोटा नजर आ रहा है। असल में ना इसका मैंने सुबह भी आके ट्राई किया था, एक सेकेंड में कोशिश करती हूँ। मैम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग, वो आपको करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि अब मैं मोबाइल को लेके गई हूँ ना, लैपटॉप तो मैंने उधर ही रखा हुआ है। अच्छा मैम आप स्टॉप प्रेजेंटिंग करके तो कैमरा ऑन करके बैक कैम कर ले तो वो सही हो जाएगा। यस मैम। हाँ जी, मैंने यही किया हुआ है। मैंने फोन अपना पास रखा हुआ है, बोर्ड के पास लेके आई हूँ और उधर से मैंने लैपटॉप को जो है वो बंद कर दिया। अच्छा जी। अच्छा बच्चे देख लो, अगर तुम लोगों को आता है ऐसे एक्सचेंजेस निकालना, सैलरीज निकालना। मैम शायद आता था, अब तो भूल गया मेरे अच्छा, ख्याल कोई में। कोई बात नहीं, जो लोग मेरे साथ हैं आई होप कि आज उनको समझ आ जाएगा या कुछ भी है। मैं पीछे वाला बल्ब बंद करके देखती हूँ, शायद आपको अब बेहतर है कि पहले बेहतर था? अब बेहतर है मैम। अच्छा चलें, ठीक है जी। इसमें ना सबसे पहले आप लोग ये कहते हो कि आपने अपना जो भी मील प्लान बनाना होता है वो आप बनाते हो। वो आप कैसे बनाते हो? कई लोग स्टार्ट करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से, ठीक है, यानी आपके पास ऑप्शन होती है कि आप करते हो प्री ब्रेकफास्ट लेते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, मिड मॉर्निंग स्नैक लेते हो, फिर आप लंच लेते हो, स्नैक्स लेते हो टी टाइम पे, डिनर लेते हो और फिर आप बेड टाइम लेते हो। ठीक है, ये हम यूजुअली करते हैं। हाँ, बेड टाइम हम मिल्क ले लेते हैं ना, मिल्क ले लेते हैं हल्दी वाला, या हम दूध में इसबगोल हस्क डाल के ले लेते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस। मैं यहाँ पे आपको फूड चॉइसेस नहीं सिखा रही, मैं आपको यहाँ पे कंडीशन हैंडल करना नहीं सिखा रही, मैं आपको ये नहीं बता रही कि जी रीनल का पेशेंट आएगा तो क्या करेंगे। आई होप ये सब कुछ आप पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, कमेंट्स में साथ साथ पढ़ सकती हूँ, अगर किसी ने कोई बात पूछनी तो मुझसे पूछ सकता है बीच में। दिस इज यूजुअली द पैटर्न आई फॉलो व्हेन आई हैव टू रिकमेंड समवन अबाउट हिज डाइट। तो और खुद भी जब मैं फॉलो करती हूँ पर्सनली, वो आप लोगों के साथ मैं 1000 दफा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं भी यही वाला पैटर्न अपने लिए भी फॉलो करती हूँ, राइट। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम हम इसमें से उठा लेते हैं ये वाला, ये चीज आसान है, ठीक है जी। कोई भी ले लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे पास हो जाएगा। ब्रेकफास्ट के लिए फॉर एग्जाम्पल हम चॉइसेस रखते हैं कि क्या बनाओगे आप, जैसे अगर हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट,
इसमें मैं लेती हूँ, जो मैंने आज किया मैं वो बता देती हूँ। फ्लैक्स सीड्स आगे क्वांटिटी लिख देंगे हम। अब मैंने लिया था 1 टेबलस्पून, ठीक है। उसके बाद मैंने ब्रेड स्लाइस लिया, वो मैंने लिए 2 पीसेस। फिर मैंने लिया ऑमलेट, ये मैंने लिया 1 होल एग का। फिर मैंने लिया मिल्क, और ये मैंने लिया 1 कप। फिर मैंने लिया एप्पल, और ये भी मैंने लिया 1 अदद। किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? मैम ये जो ऑमलेट में आपने वेजीज भी तो डाले होंगे, उनको काउंट नहीं करेंगे हम? मैं इसको कर लेती हूँ। मैंने वैसे ऑमलेट में ना अपना डाला था, फ्रेंच ऑमलेट बनाया था मैंने, यानी कि नमक और काली मिर्च। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसको अज्यूम कर रही हूँ कि मैंने इसमें जो है ना हरी प्याज और इसमें शिमला डाली है, ठीक है, तो हम इसको वेजी वाला ऑमलेट ले लेते हैं, ठीक है। सैम डिलाइटो के अकॉर्डिंग हम इसको ले लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक बेटा ओके मैम। जाके सैम के अलावा रिस्पॉन्स मिलेगा? जी मैम आ रही है। जी मैम। अच्छा सना बेटा, यस मैम आ रही हाँ है समझ। ठीक हो गया। सना बच्चे, आपने पूछा कि क्या ये वेट लॉस के लिए है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये वेट लॉस के लिए नहीं है। आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ब्रेकफास्ट, तो ये वेट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जर्नल है, ये मैंने भी जो अभी बता रही हूँ कि जर्नली मैं बता रही हूँ कि जी ये एक हम नाश्ता ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो अगर आप इसको गौर करें तो ये हेल्दी ही है अब तक, इसमें कोई हाँ एक ये चीज अनहेल्दी है, बिकॉज ये जो है ना, ये ब्रेड जो है ये व्हाइट ब्रेड है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मेरा तरीका क्या होगा कि मैंने मैम मेरा क्वेश्चन। आप जी बेटा बिल्कुल करें। मैम ये देखें, जो आप ऑमलेट का बता रही हैं कि उसमें अगर हम वेजिटेबल ऐड करेंगे जी, तो जैसे उसको हम सर्विंग्स जी जी कि उसकी 2 से 3 होती हैं सर्विंग्स, या 3 से 4 होती हैं, तो जब हम बिल्कुल मैं वेजिटेबल हम्म, ऐड करेंगे तो हम वो भी सर्विंग काउंट करेंगे जब हम पूरी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करें, हम हाफ सर्विंग काउंट करेंगे, ठीक है। हाफ काउंट करेंगे? हम हाफ सर्विंग काउंट करेंगे, वो मैं आपको भी सारा तरीका बताती हूँ कि मैं इसको कैसे लेके चलूंगी, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बताया कि हम लोग इस तरह से करते हैं। मेरा बेटा बिस्मा, आप ना मेरे ना 2 नाम नजर आ रहे होंगे, तूबा सिर्फ एक मेरा स्क्रीन ब्लैंक होगी और एक पे ये प्रेजेंटेशन हो रही होगी, तो जो ये वाली है ना ये ऑन कर लो, मेरी दो आइकॉन्स होंगे, एक पे शो हो रहा होगा, ठीक हो गया। पहले मैंने क्या किया, मैंने पहले ये किया कि जी मेरी रूटीन ये है, इसमें कोई सीखने परेशान होने वाली बात नहीं थी। उसके बाद मैंने बताया कि जी मेरा फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट मैंने ये कर लिया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ना ग्रुप्स लिखने हैं कि ग्रुप्स कितने होते हैं। वैसे तो आपको ना पायरामिड याद होना चाहिए, जो फूड ग्रुप्स होते हैं कि हमने जो है वो सीरियल्स की अप टू 11 सर्विंग ले सकते हैं, फ्रूट वेजिटेबल की कितनी, वो एक अलग बात है, वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेट में कहीं नहीं कर रही। वो आपको तब चाहिए, फूड पायरामिड आपको तब चाहिए जब आपने मेन्यू प्लान करना है। अभी मैं मेन्यू प्लान नहीं कर रही, अभी मैं जो खा रही हूँ उसको कैलकुलेट करना चाह रही हूँ। बात समझ आई? यस मैम। अभी मैं यस मैम। हाँ, अभी निम्रा बेटा, मैं सारे बच्चे, मैं अभी किसी को बताने के लिए नहीं करी कि जी आपने 6 मैंने पूरी करनी है, मैंने 11 सर्विंग पूरी करनी है, मैंने 4। अभी जो एग्जिस्टिंग 24 आवर रिकॉल है ना, अभी मैं वो ले रही हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कॉलम बनाना है। जब आप बनाओगे, आप ये एक्सेल पे बना सकते हो, वर्ड पे, जो जैसे आपका दिल करता है आप बनाएंगे। मेरे पास उनके लाइंस नहीं है, तो प्लीज कोप विद मी, अगर जो है वो मेसी राइटिंग वगैरह होती है। मैंने यहाँ पे लिखने हैं जी ग्रुप्स लिखने हैं। अब वो ग्रुप अगर आपके पास इस टाइम पड़ी हुई है, क्या कहते हैं एक्सचेंज लिस्ट पड़ी हुई है, तो बिल्कुल स्टार्ट में ही वहां पे लिखा होगा, बल्कि लेट मी यू नो शो यू एज वेल। अब मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है फोन की? यस मैम। यस मैम मैम हो हो रही रही है। है। सब हो रही है। अच्छा, यहाँ पे फूड एक्सचेंज लिस्ट नजर आई? यस मैम। जो ये वाला जूम हो रहा है पोर्शन, यस मैम। यस मैम नजर आ रहा है। यस मैम। अब जरूरी नहीं है कि मैं एज इट इज उठा के उसको सारा लिखूं। मतलब मैं इसमें से ले रही हूँ कि मैंने एक बनाई स्टार्च की, एक मैंने बनाई, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ अपनी मर्जी से फ्रूट की, एक मैं ले लेती हूँ मिल्क की, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स जो हैं, मतलब मैं इसको वेजी ही लिख देती हूँ, ठीक है। एक मैंने बनाई जो है वो पोल्ट्री, यानी मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट, यानी कि पोल्ट्री आ जाती ना, तो पोल्ट्री की, PO, और एक मैं लेती हूँ
फैट्स की। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना रोकती हूँ अब। तो बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम आ रहा है। यस मैम। जी मैम। मैंने ऑप्शंस कहाँ से लिए हैं? ये मैंने जो अपनी फूड लिस्ट थी उसके बिल्कुल पहले पैराग्राफ में बिल्कुल जो ऊपर करके सारी चीजें लिखी हुई हैं। मुझे उसमें लगा कि मुझे अभी वो स्वीट्स नहीं चाहिए तो मैंने स्वीट्स नहीं लिखी। मुझे लगा कि मुझे एक और चीज नहीं चाहिए, वो मैंने वो नहीं लिखी। पोल्ट्री की जगह वहां पे मीट एंड मीट सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ था। ठीक है, उससे मुझे हुआ कि यार मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी क्योंकि मैंने तो सुबह अंडा खाया है, तो मैंने पोल्ट्री लिख दिया यहाँ पे। तो इट डज नॉट मैटर कि आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मीट सब्स्टिट्यूट भी लिख दोगे तो खैर है, गलत नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पे पहला कॉलम बनाना है एक्सचेंज का। ठीक है, दूसरा मैंने कॉलम बनाना है, बेटा मैं ये बेड टाइम और डिनर इरेज कर दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। दूसरा मैंने कॉलम बनाना है यहाँ पे पहला हो गया एक्सचेंजेस का, दूसरा मेरा कॉलम होगा कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा मेरा कॉलम होगा प्रोटीन, चौथा मेरा होगा लिपिड्स या फैट्स लिख सकते हो। फैट्स का यस मैम, और आगे कैलोरीज आएगा। कैलोरीज। ठीक हो गया जी। अब जी स्टार्च, स्टार्च का मतलब क्या है कि मैंने अपने इस नाश्ते में स्टार्च की कितनी एक्सचेंजेस ली हैं। अब बेटा इसमें थोड़ा सा आपको जो है ना वो याद करने की जरूरत है, याद ना भी करो तो थोड़ा सा आपको ये जरूरत है कि आपको पता हो कि किस चीज में कितनी सर्विंग्स आती हैं, उसका सर्विंग साइज क्या है, उसकी एक्सचेंज लिस्ट क्या होती है। ठीक है, अब मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने स्टार्च में, क्या ये स्टार्च है? नहीं, ये क्या है? फैट। ये फ्लेक्सेस क्या है? फैट है। इसमें स्टार्च क्या है? ब्रेड स्लाइस स्टार्च है। हाँ, अब कितने मैंने पीस खाए हैं सुबह? 2 पीस खाए हैं। अब हमें पता है स्टार्च की एक एक्सचेंज का मतलब होता है एक स्लाइस। ये मुझे कहां से पता लगा? ये मुझे यहां से पता लगा कि मैं दोबारा गई अपनी प्रेजेंट स्क्रीन पे, मैं दोबारा गई फूड लिस्ट में। यहाँ पे आपको ये स्टार्चेस का पोर्शन नजर आ रहा है यस मैम। मेरी? ठीक है, यहाँ पे मैंने ढूंढा तो यहाँ मुझे नजर आई ब्रेड। मुझे तीसरी रो में ब्रेड नजर आ रही है और वो होल यानी व्हाइट या होल ग्रेन ब्रेड के आगे उन्होंने क्या लिखा हुआ है? 1 स्लाइस। यानी 1 स्लाइस का मतलब है एक एक्सचेंज। मैंने कितने स्लाइस खाए हैं? 2 स्लाइस खाए हैं। तो इस वजह से अगर मैंने 2 स्लाइस खाए हैं तो मैं यहाँ पे स्टार्च के आगे क्या लिख दूंगी? 2। फिर मैंने फ्रूट लिए अपने नाश्ते में, मैंने बिल्कुल एक एप्पल लिया। तो मैंने कितने एप्पल लिए? एक फ्रूट, एक सीजनल फ्रूट, एक फ्रूट की एक्सचेंज कहलाता है। मैंने 1 लिख दिया। मैंने वेजिटेबल्स खाई बेटा, मैंने वेजिटेबल्स ऑमलेट में डाली। ठीक है, मैं वेजिटेबल की एक सर्विंग होती है, अगर रॉ वेजिटेबल्स है ना तो 1 कप एक सर्विंग होती है। एक कप वेजी उसकी एक सर्विंग होती है। मैंने क्योंकि आधा कप लिया तो ये कितनी सर्विंग होगी? आधी सर्विंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? ओह, मैंने वेजी में पहले ही आ गई हूँ। चलो यहाँ पे मैंने वेजी ली 1/2। बोले मैम लेकिन जो कुक्ड होती हैं उसकी तो हाफ कप ले तो 1 सर्विंग होती है। अच्छा, मैंने यहाँ पे ना वेजिटेबल कुक नहीं की, मैंने यहाँ पे होल वेजिटेबल ली थी। मैंने प्याज काटा था, टमाटर काटा था, शिमला मिर्च काटी थी, बंद गोभी काटी थी। ये टोटल आधा कप थी। ये अभी कुक नहीं है। और क्योंकि जब हमने ऑमलेट में इसको किया है तो वो इतना टाइम नहीं होता क्योंकि वो कुक हो गया। हाँ, वो कुक नहीं हुई, उसका जो है वो सेलुलाइट नहीं लॉस हुआ, उसकी जो है वो अभी वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी उसकी जो है वो इंटैक्ट है। ठीक है, वो मैं कुक्ड में नहीं कर सकती। ठीक है, अच्छा गुड्डे, मैंने जो मिल्क है, मिल्क उसमें मैंने मिल्क पिया है, मैंने कितना मिल्क पिया है? 1 कप पिया है। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैंने आपको ब्रेड दिखाई है ना कि ब्रेड कितनी एक्सचेंज थी, उस तरह मैं मिल्क वाले कॉलम में जाऊंगी। चलो अब मैं चली जाती हूँ। मैं गई प्रेजेंट 1 सर्विंग ही आएगा ना, क्योंकि 1 कप ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 1 सर्विंग। हाँ, लेकिन जिनको नहीं पता उनको भी एक दफा इसको कैलकुलेट करना आ जाए। देखो, ये स्टार्चेस पहले गई, फिर सीरियल्स गए, फिर स्नैक्स गए, फिर फ्रूट गया, फिर मैं मिल्क, ये रहा मिल्क। मिल्क में ना मैंने फैट फ्री में नहीं लिया। मैंने जो दूध लिया है वो मैंने बिल्कुल मिल्क मैन से दूध खरीदा, मैंने वो होल मिल्क लिया है। ठीक है, तो होल मिल्क मेरे पास, होल मिल्क सिलेक्शन तीसरा मेरे पास हेडिंग है, उसमें होल मिल्क 1 कप जो है वो 1 सर्विंग है। तो मैंने यानी कि इसकी कितनी एक्सचेंजेस ली मिल्क की? मैंने 1 एक्सचेंज।
ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या है? मुर्गी, मुर्गी मतलब अंडा। मैंने अंडा कितना लिया? मैंने एक अंडा लिया था, ठीक हो तो गया। एक ही सर्विंग है ये भी। सर्विंग है, बिल्कुल एक अंडा इक्वल्स टू एक सर्विंग। फैट मैंने कितने लिए? मैंने फैट में कितने लिया? मैम माहौल एक मतलब जो है ना, मतलब हमें ये बताया गया कि योग के बगैर जो होती है ना वो एक सर्विंग के बराबर होती है। बिल्कुल भी नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। 2 egg whites नहीं equal नहीं, to 1 वन serving। होल एग। हाँ जी, 1 whole egg, होल 1 एग इज इक्वल टू 1 सर्विंग। यस मैम, यही पढ़ा था। ठीक है जी। हाँ, ये तुम रटा हुआ है बिल्कुल। ये तो क्योंकि पता है क्या, एक मैं आपको बात बताऊं, सेम चीजें रिपीट होंगी। आप रिकमेंड भी करोगे वो सेम चीजें। इट विल जस्ट टेक यू अबाउट सम आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। तो आपका ये सेम है, इतना मुश्किल नहीं है कुछ भी। अच्छा, अब मेरा बेटा यहाँ पे मैंने बात क्या करनी है? मैंने फैट की बात करनी है। अब मैंने सुबह अलसी के कितने बीज खाए हैं? मैंने 1 टेबल स्पून खाए। 1 टेबल स्पून। हाँ, अब अगर आपको पता हो फैट की, लिपिड या ऑयल्स की, फैट की जो भी है, जो एक सर्विंग है ना वो बराबर होती है 1 टीस्पून के। तो पहले मैं क्या करूंगी? मैं इस टेबल स्पून को कन्वर्ट करूंगी टीस्पून में। कैसे? 1 टेबल स्पून में कितने टीस्पून आते हैं? 3 टीस्पून मैम। शाबाश, वेरी गुड। यानी कि कितने ग्राम हो जाते हैं? 15 ग्राम। लेकिन खैर भी 15 मैं ग्राम के ग्राम। लिहाज से तो मैं 3 टीस्पून की बात करेंगे। तो एक एक सर्विंग 1 टीस्पून थी। मैंने कितने खाए हैं? 3 टीस्पून, यानी कि 3 सर्विंग हो गई फ्लैक्स सीड से। और मैंने ऑमलेट में भी तो 1 टीस्पून ऑयल डाला है। यस मैम। तो यानी कि मेरी फैट की 3 इससे आई, 1 इससे आई। और मैंने जो ब्रेड स्लाइस 2 अपने पीस टोस्ट किए थे ना, मैंने तवे पे 1 चम्मच ऑयल डाल के किए थे। तो यानी कि 1 ऑमलेट की, एक सर्विंग ऑमलेट से मैंने ऑयल डाला था, 1 मैंने टीस्पून ब्रेड स्लाइस के लिए डाला था, और 3 टीस्पून मैंने यहाँ से लिए। तो मेरे पास 5 सर्विंग्स आ गए। एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, नो मैम। मैं पूछती हूँ। आमना नसीर, आपको समझ आई है बेटा एक्सचेंज कैसे निकाली है मैंने? यस मैम। अरीज बेटा, आपको समझ आई है? यस मैम। अच्छा जी। उसके बाद बिस्मा आसिफ को नहीं है। बिस्मा, मैं आपको बता देती हूँ बेटा, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी रूटीन देखनी है कि आप जो है वो ब्रेकफास्ट लंच वगैरह कैसे करते हो। उसके बाद आपने क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे आपने, अच्छा आ गई ओके। आपने लिखा ना नो मैम, मैंने कहा शायद नहीं है। आपने पूछा ना कि समझ आई है कि नहीं, मैंने कहा आ गई है। तो परेशानी थी उसकी, मैंने कहा नो मैम। अच्छा ठीक है। कशफ रजाक, आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग हुई है? कशफ बेटा, मैम उसने मैसेज किया है कि यस। जी मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। मीरब, आपको बेटा अंडरस्टैंडिंग हुई है? यस मैम। सायरा मैम जी बेटा, मैम आपने नीचे लेफ्ट साइड का कप वाला 1 और 0.5 ये बता दीजिए। ये मैं बताती हूँ। ये मैम, मैंने ना यस मैम। हाँ, मैं बताती हूँ। जो एक कप रॉ वेजिटेबल जो है ना वो 1 सर्विंग के बराबर होता है। 1 कप वेजिटेबल रॉ, यानी जो जैसे सलाद टाइप होता है, 1 कप रॉ आपका 1 सर्विंग है। मैंने अपने ऑमलेट में आधा कप डाली थी। मैंने अपने ऑमलेट में कितनी, मैंने तो नहीं डाली, मैंने हाफ कप डाली है तकरीबन। हाफ कप। तो हाफ कप का मतलब कितनी सर्विंग होगा? हाफ सर्विंग होगा। 0.5 का मतलब होता है 1/2, यानी हाफ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने इसको हाफ सर्विंग अपने ऑमलेट में डाला है। अच्छा, फिर हमने तो कुक ही खाई ना? नहीं बेटा, नहीं फायका। कुक आप उसको कहते हो जैसे आपने कुकिंग करते हो, आपको जैसे मिक्स वेजिटेबल्स। मैम जैसे वेजिटेबल कड़ी। हाँ, जैसे वेजिटेबल कोई करी हो गई, या जैसे आप कॉमनली आप बैंगन बनाते हो, आप अरबी बनाते हो, ये आपकी कुकड है। लेकिन जो ये आपकी छोटी जो वेजिटेबल्स होती है ना, ग्रीन्स वगैरह, ये एक तो नॉन स्टार्ची होती है। इसको आप यूजुअली जैसे ऑमलेट में डालते हो, आप कुक नहीं कर रहे। ऑमलेट कुक हुआ है, वेजिटेबल कुक नहीं हुई। ठीक हो गया? अच्छा, अब मैंने क्या कर, जी बेटे, अभी इसको हमने बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं दिया ना कि जैसे कुकिंग में ये होता है चीजें लॉस होती हैं और ये सब चीजें, तो अभी इतना एग्जैक्टली टाइम नहीं दिया। एग्जैक्टली हमने एग को कुक किया है टेंडर होने तक, और इट टेक्स अबाउट हार्डली 2 मिनट्स आई गेस। मैं पंखा चला लूं 1 सेकंड। मुझे पंखे का बटन ही मेरी माँ ने उतरवाया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद मेरा बेटा हम क्या करेंगे, अब बड़ी बड़ी क्रिटिकल बात आ गई। ठीक है जी, आप वैसे सारे बच्चों को पहले से आता है, मैं भी टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, आपका भी, लेकिन चले कोई बात नहीं। स्टार्च की 2 एक्सचेंजेस ली थी। अब आपने आ जाना है एक कॉलम में, एक खास कॉलम में स्टार्च के। ये कॉलम कहाँ से मिलेगा आपको? ये आपको आपकी
फूड लिस्ट से मिलेगा। यस मैम। ठीक है, मैं दिखा भी देती हूँ आपने कहाँ ढूंढना है। ये ना स्टेप्स आप याद रख लेना कि आपने कौन सी चीज कहाँ से उठाई थी। तो ये मैंने उठाया, मैंने इसको आपके लिए, वरना मुझे तो पता है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, 8 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम या 2 ग्राम फैट होगा, 3 ग्राम मैम 12 ग्राम। नहीं, इसको अगेन मैंने जो ये वाली आपको फूड लिस्ट दी है ना, ये मैंने आपको अमेरिकन डायटेटिक एसोसिएशन की दी है 2008 की, तो कोशिश करेंगे यही फॉलो कर लें। मैं आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ। पूरा बचपन में अपना 12 ग्राम, हाँ पूरा बचपन में अपना 12 ग्राम करते भी आई हूँ, जैसे आपने बात कही है। लेकिन ये मैंने क्योंकि रिसोर्स उठाया है वैलिड, तो मैं रिसोर्स के मुताबिक चलूंगी यहाँ पे। ठीक हो गया? अच्छा गुड डे, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी। इसमें मैंने में जो थोड़ा सा हाईलाइटेड पोर्शन है, फाइका, मीरब, सायरा, मारिया, अफजल, अब्दुल वहाब, सब आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम आ रही है। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे गौर करो, इन्होंने ईच सर्विंग का मतलब क्या लिखा हुआ है? 15 ग्राम कार्ब्स, 3 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज। हमने कैलोरीज यहाँ से नहीं उठानी, कैलोरीज हमने अपने काउंट करनी है। ठीक है, हमने यहाँ से सिर्फ ग्राम्स उठाने हैं। अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं? ग्राम्स के ऊपर। तो हमें ये पता लगा कि 2 है, एक का क्या मतलब था? 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 है, तो मैं यहाँ पे कितने ग्राम लिखूंगी? 30। बेटा जी लाजमी लिखना है, जी जिसने नहीं लिखा होगा मैं माइंड कर जाऊंगी बहुत सख्त। अच्छा जी, फिर 2 थी, एक एक्सचेंज में कितनी प्रोटीन होती है? 3। एक एक्सचेंज में 3 ग्राम प्रोटीन होती है। अब 30 क्यों आएगा जान? अच्छा, एक एक्सचेंज में 3 ग्राम होती है, 2 एक्सचेंज है, तो मैंने कितने ग्राम लिख ली? 6 ग्राम। 6 ग्राम। यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। और मैंने क्या किया, उन्होंने लिखा हुआ है ना 0 to 1, तो मैंने फैट के लिए उन्होंने लिखा हुआ है 0 to 1 ग्राम फैट एक स्टार्च की। मैंने 1 इसके लिए लिया, 1 इसके लिए लिया, तो कितने ग्राम हो गए टोटल? 2 ग्राम। ठीक है, 2 ग्राम। अच्छा हाँ, अब फ्रूट पे आते हैं। फ्रूट के उसी तरह, फ्रूट के लिए आपने कहाँ जाना है? वो जो फ्रूट के कॉलम पे जो हल्का सा स्लाइटली हाईलाइट हुआ होगा ग्रे कलर से, आप वहां जाओगे। वहां पे फ्रूट में आप देखोगे कि फ्रूट में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, 0 ग्राम प्रोटीन होता है, 0 ग्राम फैट होता है। बेटा मैं गलत तो नहीं हूँ? मैम ये 2 वाली समझ नहीं आई स्टार्च की जो आपने फैट्स का बताया। मैं दोबारा बताती हूँ मेरा बेटा। हमने ना स्टार्च में ना, जब हमने अपना नाश्ता शुरू किया था, तो मेरे पास ना मैंने ब्रेड स्लाइस खाए थे 2। अब मैंने क्या किया, मैंने ब्रेड स्लाइस के लिए ना, ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च है। कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है। हाँ, मैं स्टार्च के कॉलम में गई। स्टार्च के जब मैं कॉलम में गई ना, तो वहां मैंने देखा कि उन्होंने लिखा हुआ था जी ब्रेड का जो ब्रेड है ये इन्होंने दी हुई थी मुझे एक सर्विंग का उन्होंने बताया हुआ था। ब्रेड का एक स्लाइस एक सर्विंग है, ब्रेड का एक स्लाइस एक सर्विंग है। और एक सर्विंग का क्या मतलब? एक सर्विंग का मतलब है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम फैट। ये एक सर्विंग का मतलब है। ठीक है, अब मैंने कितने स्लाइस खाए हैं? मैंने 2 खाए हैं। 1 + 1, तो मैं हर चीज को क्या करूंगी? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी ना। ओके मैम। तो क्या, तो मैंने यहाँ पे जी बेटे, ब्रेड में भी प्रोटीन होता है? ये आपने 3 ग्राम जो बिल्कुल बेटे, आपको नहीं पता सीरियल भी में प्रोटीन होती है। अब ब्रेड किसकी बनी है? व्हीट की बनी है ना। कोई भी सीरियल उठा के देखते हो उसमें प्रोटीन होती है। ओके मैम। ठीक, जैसे आप दालें देखते हो, दालों में कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, लेकिन प्रोटीन ज्यादा है। इसी तरह सीरियल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, प्रोटीन कम है, लेकिन दो हर चीज होती है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा बेटा हमने यहाँ पे बात की फ्रूट के लिए मैं कहाँ गई होंगी? मैं अपनी एक्सचेंज लिस्ट में गई होंगी। मैंने वहां पे ग्रे में देखा होगा, वहां पे 15 ग्राम, इसमें लिखा होगा 0 यहाँ होगा। बेटा ग्राम लाजमी लिखने हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपना पूरा बचपन ये गलतियां करती थी कि मैं इसको कैलोरी समझ लेती थी। अब मिल्क पे आ जाओ। ठीक है, मिल्क के लिए मैं क्या करूंगी? मैंने यहाँ पे मिल्क कितना पिया है? 1 ग्लास कप। 1 पिया है, ठीक है जी। 1 के लिए मैंने क्या किया, मैं दोबारा उस लिस्ट में जाऊंगी। उस लिस्ट में मैंने वहां पे ग्रे कॉलम में देखना है। ग्रे कॉलम के मुताबिक 1 कप दूध 1 सर्विंग के बराबर है, और उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होंगे, तकरीबन 8 ग्राम प्रोटीन होगी, और तकरीबन आई थिंक 8 ग्राम है, चेक करना, मुझे याद पड़ा है कि 8 ग्राम होता है फैट। मैम 3 ग्राम्स ऑफ फैट अगर वो होल मिल्क है तो।
जान ये वहां से एक सेकंड देख लेते हैं, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, फैट कितना होता है मैम चेक 0 कर। to 3 लिखा हुआ है। 0 to 3 हम यहाँ पे ले लेते हैं, 2 ग्राम ले लेते हैं। हाँ 2 ग्राम सही है, हाँ हाँ 2 ग्राम था, ठीक है। अच्छा अब मिल्क के लिए मैंने क्या किया, जो पुरानी सर्विंग थी ना, जो पुराना एक्सचेंज लिस्ट था, उसमें यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 था, ठीक है। तो हम क्योंकि अब लेटेस्ट कर रहे हैं 2008 की, हम अमेरिकन डायटेटिक सोसाइटी एसोसिएशन जो भी है उसके कर रहे हैं, सही हो गया। शरीर गर्म लग रही है अब मुझे। ग्राम लाजमी लिखने। अब मेरा बेटा हमें नेक्स्ट पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या है, मीट, एग, फिश, एनीथिंग। मैंने कितनी एक्सचेंज है, 1। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं जाऊंगी अपनी उस एक्सचेंज लिस्ट में। मैंने यहाँ पे पोल्ट्री में से, यहाँ पे मैंने क्या चीज पोल्ट्री से खाई है, एग। एग खाया है। एग में मैं जाऊंगी, मुझे पता है कि हमारे अंडे में 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन हमारी तकरीबन होता है 7 ग्राम और 2 ग्राम हमारा होता है फैट। बेटा ये देखो, ये ठीक पता है कि नहीं, चेक कर लो एक दफा आप लोग, कर लिए किसी ने चेक? मैम Yes, 7 ma'am. ग्राम प्रोटीन होती है और 0 to 3 फैट। हाँ इतना इतना, ओ वेजिटेबल रहेगी, सॉरी, वेजिटेबल की हमने हाफ एक्सचेंज की थी, ठीक है। Yes, वेजिटेबल, ma'am. वेजिटेबल हमने यहाँ पे कहाँ पे यूज की थी, ऑमलेट में। आमलेट में यूज की थी, यानी कि वेजिटेबल में यूजुअली ना 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप एक सर्विंग में लेते हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने हाफ ली थी, तो मैं यहाँ पे कितने ग्राम लूंगी, 2.5 ग्राम। ये मैंने 2.5 क्यों लिया, जो आपका बेटा 1 कप वेजी होता है ना, उसमें आप 5 ग्राम लेते हो, ठीक है। मैंने, और ये एक सर्विंग होती है, मैंने ये कितना लिया है, हाफ, तो मैं इसको भी 2 डिवाइड कर दूंगी, तो 2.5 हो गया। किसको ये बात समझनी है कि मैंने इसको हाफ कैसे किया, क्योंकि मैंने ऑमलेट लिया था, ऑमलेट के अकॉर्डिंगली मैंने जब काम किया तो मैंने उसमें क्या किया कि मैंने वहां पे हाफ सर्विंग ली थी, हाफ सर्विंग के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 2.5 ग्राम लिए। मैम अगर सर्विंग ले रहे हैं तो उसका डबल करेंगे, अगर हाफ सब कुछ हाफ रखेंगे। अच्छा अब मुझे आपकी एक सेकंड शोर हो रहा है पीछे, एक सेकंड दो बस। हाँ जी, अब अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने बोला कि अगर हम सर्विंग्स डबल ले रहे हैं तो फिर उसके ग्राम्स भी डबल हो जाएंगे, अगर हम हाफ कर रहे हैं तो उसके ग्राम्स भी हाफ हो जाएंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी जो ये वाली चीज है ना, ये अगर हम सही कैलकुलेट कर लें, बाकी तो और करो सब कुछ, आपने इसको भी एक्सचेंज लिस्ट से देखा, इसको भी एक्सचेंज लिस्ट से, ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ एक्सचेंज लिस्ट से निकलेगा। ये आपने अपनी अकल से निकालना है अपने खाने के मुताबिक। ये आपका 90% काम जो है ना वो एक्सचेंजेस निकालना है। मैम तो जब हम हाफ सर्विंग करेंगे तो 2 के साथ ही डिवाइड करना। बिल्कुल बेटा, ठीक है जी, ओके, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जब हम हाफ लेते हैं तो हम 1/2 लिखते हैं, जिसका मतलब है हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 को डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है जी। अच्छा तो यहाँ पे 5 था, मैंने 2 से डिवाइड किया, 2.5 आ गया। प्रोटीन हम तकरीबन लेंगे 1 भी ले सकते हैं, 1 ले लो क्योंकि यूजुअली 2 होती है, एक उसमें ना आपके सर्विंग में 2 होता है, तो हम यहाँ पे इसको 1 ले सकते हैं, सही है। ये बात समझ आइए कि यूजुअली हम वेजिटेबल जो है ना एक सर्विंग में 2 ग्राम होते हैं, हमने हाफ सर्विंग ली है तो हम यहाँ पे 1 ग्राम लेंगे। यस मैम। ठीक हो गया। और फैट बेटा सब्जी में 0 होता है, 0 ग्राम होता है। अच्छा फिर हमारे पास क्या आ गई, फैट। हमने कितनी एक्सचेंजेस ली है मेरा बेटा फैट की, 5 ही है। एक एक्सचेंज जो है फैट की उसमें 1 टीस्पून आता है और उसमें कितने ग्राम आते हैं, 5 ग्राम आते हैं, ठीक है। एक एक्सचेंज में 5 ग्राम आते हैं, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, 5 5 जार 25। यहाँ पे भी 0 ग्राम आ गया, यहाँ पे भी 0 ग्राम आ गया, यहाँ पे 25 ग्राम आ गया। कोई सवाल? नो मैम। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, मैंने निकालनी है कैलोरीज। कैलोरीज कैसे निकालूंगी, एक सेकेंड मुझे पहले कोई सवाल देखने दें। अरीज आपने बेटा कुछ पूछना है? नो मैम। अच्छा बिस्मा बेटा आपने पूछना है कुछ? बिस्मा नजीर आपने पूछना है कुछ? नो मैम। अच्छा दोबारा सुन लो, अगर जिसको फैट के लिए मसला है, ये 5 एक्सचेंजेस मैंने कैसे निकाली थी। मैंने क्या किया था, मैंने क्योंकि 1 टेबलस्पून खाया था अलसी के बीज का, वो 3 टीस्पून के बराबर होता है। 1 टीस्पून 1 सर्विंग है, तो यानी कि 3 सर्विंग तो मैंने ये अलसी के बीज से ले ली। फिर मैंने क्या किया था, मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला था ऑमलेट में, यानी कि यहाँ पे 4 हो गई। और फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक और सर्विंग ब्रेड बनने में भी, ब्रेड टोस्ट करने में मैंने 1 टीस्पून डाला था, तो यानी 5
जो सर्विंग्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, मैंने फैट की ली थी, एक एक्सचेंज में 5 ग्राम होते हैं, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्सचेंजेस से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ पे 25 आ गया। अब मैंने जब कैलोरीज निकाली तो मैंने इस कॉलम में कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मैंने यहाँ से शुरू करना है। सही है? हमें पता है मेरा बेटा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें देता है 4 किलो कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन हमें देता है 4 किलो कैलोरीज और 1 ग्राम लिपिड हमें देता है 9 किलो। ठीक है? हमने अब क्या करना है अक्लमंदी के साथ, हमने हर चीज को, अगर ये कार्बोहाइड्रेट है ना तो हमने क्या करना है 30 मल्टीप्लाई बाय 4। आंसर क्या है लाइबा? मैम 120। मैम 120। हाँ, 120। ये 120 ये ग्राम कैसे निकाली? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें मिल रहा था, 1 ग्राम से अगर हमें 4 कैलोरीज मिल रही हैं तो 30 से हमें कितनी मिलेंगी? 120, राइट? यस। ये ग्राम्स नहीं, ये कैलोरीज हैं। फिर मैंने 15 को मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले मैंने इस कॉलम को फिल करना है, ठीक है? मैंने इसको नहीं छेड़ना, मैंने हर एक की इंडिविजुअल निकालनी है पहले। 15 मल्टीप्लाई बाय 4 जल्दी से बताओ। 75 60 हाँ, आपने बेटा KCL हर दफा लिखना है, मेरे पास जगह नहीं। फिर दोबारा 15 मल्टीप्लाई बाय 60, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4 10 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0 मल्टीप्लाई बाय 4 0। ठीक है, तो मैंने 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया था? क्योंकि 1 ग्राम आपको 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं आगे प्रोटीन के कॉलम में, प्रोटीन में भी 1 ग्राम, मैंने हर चीज को मल्टीप्लाई करना है 4 से। 6 4 आर 24 किलो कैलोरीज। 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया। 0 और 8 है तो 8 4 आर 32 किलो कैलोरीज। 1 है तो 4, 7 है तो 0 है तो 0। ओके हो गया। अब आगे फैट पे, फैट के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 9 से। 9 से मैम। ठीक है जी, 2 9s are 18 0 0 0 18 0 18 25 मल्टीप्लाई बाय 9 ये लंबा हो गया। 225 पक्का? 225 मैम। यस मैम, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 225। ठीक हो गया। तो मेरा बेटा मैंने क्या, द फर्स्ट स्टेप वाज अपना डेली देखा कि हमारा सीक्वेंस क्या है। सेकंड स्टेप वाज, मैंने आज सिर्फ आपको समझाया, यानी कि आप भी ज़ाहिर मैंने इनमें से कोई एक ही चीज बतानी थी, मैंने ये निकाला। मैंने सबके आगे से पहले हमने आइटम्स यहाँ लिखते हैं, उसके बाद हम आगे उसकी क्वांटिटी लिखते हैं। ठीक है, क्वांटिटी भी अगर होती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि उसको स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स में कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है मैंने क्या किया, मैंने बताया कि मैंने ये कॉलम बनाए सारे, और मैंने यहाँ पे ये कहाँ से देखी, मैंने फूड लिस्ट में जो पहला पैराग्राफ है ये मैंने वहां से लिखी। आगे जो एक्सचेंजेस हैं वो मैंने निकालनी है, पहले मैंने वहां देखना है, फिर मैंने उसके आगे एक्सचेंज लिख देनी, पहले मैंने ये पूरा कॉलम फिल किया। ठीक है, उसके बाद मैंने फूड लिस्ट को सामने रखते हुए इसको हॉरिजॉन्टली फिल करना। ठीक है, जब मैंने ये कर लिया तो मैंने आगे इसकी कैलोरीज निकाली, फिर मैंने कॉलम के लिहाज से फिल करना है। अब मैंने क्या करना है, मैंने ऐड करना है, यानी मुझे स्टार्च से कितनी टोटल कैलोरीज आई, 120 प्लस 20 120 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 162 62 किलो कैलोरीज। फिर 60, फिर 92 और 18 110 हो जाएगा। 110, फिर 14, फिर 28 और 18 46। फिर टोटल करें मैम, वैल्यूज बोल दीजिए। 162 प्लस 60, 162 प्लस 60 प्लस 110 प्लस 14 मैम 617। 617। मैम हमने तो कोई मैं- वैल्यू मिस नहीं कर दी? क्या किया बता दो। क्यों भाई, बेहतरीन है, बेहतरीन नाश्ता, 550 से पड़ जा रहा है ये तो। मैम नहीं, ये 6 चीजें नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो था ठीक हो गया, सॉरी। गुड्डे मेरी बात सुन, यहाँ पे अगर तो मैंने यहाँ पे कोई नाश्ते में केक खाया होता, ब्राउनी खाई होती, तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करती। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे
दाल खाई होती तो मैं यहाँ पे ऐड करती लेंटिल्स का। यानी जब आप, ये तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट बताया ना, वही बात है, टीचर बच्चे कहते हैं ना पढ़ाते कि मैं आप लोगों की क्लास से मेरे बारे में एक बात कही थी, पता नहीं कौन बच्चा था, सर बता रहे थे कि मैं पढ़ाती कुछ और हूँ, पेपर में कुछ और देती हूँ। मैं आपको क्या कहते हैं आइटम्स के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे आपके कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, राइट? ठीक है बेटे, यहाँ पे मैं ब्राउनी का भी मतलब स्वीट्स का डाल दूंगी, मैं यहाँ पे लेंटिल्स का डाल दूंगी, तो ये आपके ऑप्शंस, और ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है। पता है क्यों मुझे लग रहा है, मेरी एवरेज अगर किसी में 1800 किलो कैलोरीज एक औरत की नॉर्मली होती है, उसमें से जी मैंने कितनी नाश्ते में कितनी ली है? 617। यानी इसका निकालो, परसेंटेज निकालो। अगर नॉर्मल 1800 है, मैंने 617 खाई है, क्या मतलब है इस बात का कि मैंने कितने परसेंट, मैंने अपनी टोटल कैलोरीज से कितने परसेंट जो है वो अपने ब्रेकफास्ट से कंज्यूम कर लिया है? 1/4 मैम, 1/4। 34%। बेटे इसको कैसे निकालेंगे? 617 ओवर 1800 मल्टीप्लाई बाय 100। मैम बेटा तरीका ये है। 34 ओके, मैम। मेरा 34% तरीका ये है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। यस मैम, ऐसे ऐसे यस मैम यही है। क्योंकि जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, जो आपकी टोटल रिक्वायरमेंट है या टोटल आपकी जो इंटेक है, लड़कियों की हम 1800 ले रहे हैं, लड़कों की 2200 लेते हैं, ठीक है? जो आपकी टोटल है उसे डिनोमिनेटर में रखोगे। आपने नाश्ते में कितने, कहाँ कितने लिए आपने, जो यहाँ से टोटल के ओके, और उसका परसेंटेज निकालोगे, ये आपका कितने परसेंट? 34% ऑफ टोटल कैलोरीज वर टेकन फ्रॉम योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, यस मैम। ठीक हो गया? कोई मसला यहाँ तक? नो मैम। अच्छा, नो मैम। अब हम चलते हैं उधर वापस बैठने। मैम हम लंच की, ब्रेकफास्ट की, डिनर की, सबकी अलग अलग ऐसे एक्सचेंजेस निकालेंगे? हाँ जी बेटे, अलग अलग नहीं निकालते, आप पूरे मेन्यू की एक दफा निकालते हो। हमारे पास क्योंकि यहाँ पे टाइम कम था तो मैंने इस तरह से सिर्फ ब्रेकफास्ट की निकाली है। आपने क्या करना होता है, पूरा मेन्यू बनाते हो अपना, लंच ब्रेकफास्ट डिनर ये वो सारा, लेकिन ये जो मैथमेटिकली फॉर्मेट है ये एक दफा बनाते हो, ये हर एक का अलग अलग नहीं बनाते। ठीक है मैम। ठीक है, वो लंबा, अब जैसे मेरी बात सुनो, अभी तो हमारी स्टार्ट की 2 हुई है ना, जब आप टोटल बनाते हो ना तो आपकी कम से कम 10-11 निकलेंगी। ओके मैम, ठीक है, ठीक है? समझ लगा। और मैम ठीक जब है, हम लोग तो मेन्यू प्लान पेशेंट को देंगे तो हम लोग डेफिनेटली उसको ये करके नहीं देंगे। ये आप अपने पास रखते हो, ये आपका फॉर्म होता है बेसिकली, ये फॉर्म पे फिल यस करते हो। हाँ, ये अपने पास होता है। ठीक है, मेरा हाथ थक गया है। मैम जी बेटे। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जैसे अब आपने ये सिर्फ ब्रेकफास्ट की निकाली है एक्सचेंज लिस्ट, हम तो पूरे दिन की निकालेंगे ना कि उसने पूरे दिन क्या लिया है, अच्छा, सब चीजें मिलाकर, जैसे हम 24 आवर रिकॉल लेते हैं। मैम जैसे आपने ये ब्रेकफास्ट में आवाज आ निकाला रही है है? स्टार्च फ्रूट वगैरह। यस मैम आ रही है। हेलो बेटा, दोबारा पूछिएगा, मेरा वो बंद था, क्या कहते हैं, जो भी है, दोबारा पूछें। मैम जैसे आपने ये अभी एक्सचेंज लिस्ट निकाली, ये आपने सिर्फ ब्रेकफास्ट की निकाली है। अब जब हम हमारे पास कोई अगर क्लाइंट आता है तो हम तो उसका 24 आवर रिकॉल लेंगे ना कि उसने पूरा दिन क्या खाया, लंच और डिनर, तो हम उसके हिसाब से निकालेंगे ना उसके एक्सचेंज बिल्कुल लिस्ट बना के। बिल्कुल, आप पता है क्या करोगे, आप जैसे मैंने खाली ब्रेकफास्ट बनाया ना अभी अपने जो राइट साइड पे यस बोर्ड पे मैम। था, उसके नीचे आप हेडिंग दोगे मिड मॉर्निंग, उसमें आप उसका लिखोगे कि उसने जैसे एक आम खाया है। फिर आप लंच लिखोगे, उसमें आप लिखोगे एक चपाती, सालन में आप उससे बोटियां पूछ लोगे कितनी है। फिर आप उसमें लिख दोगे सैलेड और दही। फिर आप उसके टी टाइम में आ जाओगे, उसमें 1 कप टी होगा और उसमें होगा 1 समोसा होगा। फिर आप उसके बाद नीचे आ जाओगे डिनर में, उसमें लिखा होगा 1 कप, हाफ कप सैलेड, हाफ कप योगर्ट, सालन होगा 1 प्लेट और 1 चपाती होगी। ठीक है, और बेड टाइम में 1 कप मिल्क। पहले आपने पूरा ये उससे लोगे, पहले उसका पूरा जो टोटल इंटेक है ना आप वो ले लोगे। ठीक है, उसके बाद यस आप क्या मैम। करोगे कि उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपने ये करना होगा कि जो चार्ट मैंने बनाया है, यानी पहले एक्सचेंज आइटम्स, ये आइटम्स आपने कहाँ से लेनी है, जो आपका पहला पैराग्राफ है फूड लिस्ट का, उसमें आप पहले लिखोगे स्टार्च, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, मिल्क, पोल्ट्री, फिश, मीट जो भी है, सीरियल्स, स्वीट्स एटसेट्रा। ठीक है, फिर आप आते जाओगे, उस पूरा जो मेन्यू पूरा लंबा सा उसका होगा ना, उसमें आप स्टार्च को काउंट करने लग जाओगे।
आप देखोगे 2 पीस ब्रेड के थे तो दो एक्सचेंजेस वो हो गई, एक चपाती थी 2 एक्सचेंजेस वो हो गई, और बल्कि रात की भी एक चपाती थी 2 एक्सचेंज की, 6 आपकी हो गई सिर्फ 3 टाइम रोटी की। फिर आपने यानी कि आपने 6 लिख दिया, आपने स्टार्च करके कितना लिख दिया 6। आगे पूरा मेथड वही है। क्या मेथड है? एक स्टार्च की सर्विंग में 15 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन 3 था, ग्राम फैट था, प्रोटीन था हाँ और 3 1 ग्राम ग्राम प्रोटीन फैट, था, 1 ग्राम फैट था। अब आप उससे मल्टीप्लाई और करोगे उसको 6 किससे? से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 शाबाश, से। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। जितनी एक्सचेंजेस होंगी आप उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करते जाओगे। मैम ओके लेकिन मैम, जब थैंक यू। हमारे पास ये पेशेंट क्लिनिकल सेटिंग में आता है तो हम उसके सामने ये सारा कुछ तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर बैठा बैठा बेचारा बोर हो जाएगा। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपने जिस दिन 10 मेन्यू प्लान कर लिए ना, 11वें दिन आप उसका रिकॉल लेते लेते आपका माइंड इतना फास्ट हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि इसका क्या सीन है। इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अगर जी हम मैम। मैंने इसको हार्डली मेरा ख्याल है 3 दिन में किया था, जब आई वाज सो ओके। इनटू प्रैक्टिस। अभी तो मैं खुद बड़ी आउट ऑफ, बिलीव मी, मेरा कोई वो नहीं था कि मैंने क्या कुछ तैयार करना था क्या नहीं। पिछले साल मैंने आखिरी दफा शायद प्लान किए थे, और वो भी मैंने प्रैक्टिस में उससे उससे 2 एमफिल से पिछले साल में मैंने उसको सही क्लिनिकली काम किया था सूरज इत्तेफाक हॉस्पिटल में 2015, तब मैंने लास्ट टाइम ओके जाना मैम। था। तो वी वर इन सो मच फ्लो, तो उससे ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मैटर क्या करता है। बेटा क्लास पे लंबी हो रही है, आप लोगों का जो जाना चाहते हैं दे कैन गो, जो जाना चाहते हैं दे कैन गो, वो आप देख लीजिएगा बाद में। अच्छा उसमें आपने क्या करना होता है कि ये तो मैंने आपको बताया कि आपने जर्नल लिया कि इसका टोटल इनटेक कितना है, लेकिन उसके बाद जब आप पेशेंट को देखते हो तो आपने इस तरह से करना है कि आपने उसमें फाइबर का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि अभी तो आपने जो 24 आवर रिकॉल किया है, जब आप प्लान दे रहे होते हो तो फिर उस प्लान के मुताबिक आपने क्या करना होता है कि आपने फूड पायरामिड को यूज करना होता है कि आपने कितनी सर्विंग सीरियल से लेनी है, कितनी सर्विंग मीट पोल्ट्री फिश से लेनी है, कितनी सर्विंग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लेनी है, कितनी सर्विंग आपने जो है वो मिसलेनियस की लेनी है। वो आपको ओके काम आएगा मैम। जब आपने मेन्यू प्लान करना है, जब आपने ये एक्सचेंजेस निकालनी, सब कुछ निकाल, और उसके भी आपने एक्सचेंजेस निकालनी होती है, उसमें भी आपने जस्टिफाई करना होता है कि आपने कितने फ्रूट्स दिए, आपने कितनी वेजिटेबल्स दी है, ठीक है। मैम अगर किसी को डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो तो उसकी तो फिर सर्विंग उस हिसाब से कम करनी पड़ती है बिल्कुल पिरामिड में जो थी। बिल्कुल, उसमें आप पता है क्या करते हो, उसमें आप ये करते हो कि आप यहाँ पे कॉलम ऐड करते हो, आप एक कॉलम ऐड करते हो अमाइनो स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड का, एक कॉलम ऐड करते हो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का, और फिर आप सोडियम का कॉलम ऐड करते हो। क्राउस में आपके पास गिवन है सारी चीजें, उसके मुताबिक जो आप हाइपरटेंसिव और रीनल के पेशेंट देखते हो, आप उनका हर आइटम में से उनकी अलग एक्सचेंज लिस्ट है। वो आपने डायटेटिक्स में आपने रीनल पढ़ा होगा, नहीं जो भी है मुझे नहीं पता, उसमें आपने हर चीज की सोडियम कंटेंट निकालना होता है और उसको आपने टोटल करके 1500 से कम देना होता है डैश डाइट में। मैम नहीं, हमने अभी नहीं पढ़ा ये ना डाइटेटिक्स में रिनल वाला सारा। ठीक हो गया, जब आप पढ़ेंगे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। जितनी आपकी कॉम्प्लिकेशन आगे आती जाएगी उतने ज्यादा कॉलम आगे ऐड होते जाएंगे। यानी आपको अभी तो आपने सिर्फ ये पढ़ा ना कि एप्पल में इतने ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इतना प्रोटीन, इतना फैट, आगे आपने उसका और क्या देखना होगा, उसमें सोडियम कितना है, उसमें पोटाशियम कितना है, वो फिर आप टोटल करते हो और आपने देखना होता है कि उसकी लिमिट क्या जा रही है, ठीक है। ओके मैम। हाँ अभी हमसे जर्नलिस्ट को हमने देखा है। कोई क्वेश्चन है बेटा प्लीज शूट। तो मैम फिर हम स्पाइसेस मैम निकालते हैं कितनी हाँ स्पाइसेस मेरा बेटा, हाँ मैं बताती हूँ स्पाइसेस के लिए ना। आप ये देखते हो कि जो जीआई के आपके पेशेंट है, स्पाइसेस उनको मना होती है मेनली, या जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, वो वाले मसाइल होते हैं, जिनका जो है वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पाइसेस आप उनमें मॉनिटर करते हो, स्पाइसेस की कैलोरिक वैल्यू नहीं होती। तो मैम वो एडिशनल बतानी होती है कि इतनी आपने यूज करनी है इतनी। अच्छा वही मैंने बताया, अगर तो आप कैलोरीज ले रहे हो ना तो स्पाइसेस की कोई कैलोरिक वैल्यू है ही नहीं, वो आप नहीं बताते। आप पेशेंट को सिर्फ ये कहते हो जी आपने हल्की हल्की मिर्च वाली दाल खानी, और ये आप उस पेशेंट को बताओगे जिससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जिससे गट फ्लोरा का मसला है, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ठीक है। ये आप उसको, अब भी अच्छा भला कोई बंदा है, आप उसे स्पाइसेस मॉनिटर करने के लिए क्यों कहेंगे? नहीं मैम वो वैसे जो मतलब जिनको हाइपरटेंशन हो, क्योंकि उनको सोडियम वगैरह कम करते हैं ना हाँ डाइट में, तो सोडियम मैं स्पाइस में नहीं आता, सोडियम स्पाइस में नहीं आता। उसके लिए आप हर फूड की सोडियम काउंट, जैसे मैंने अभी एप्पल का कार्बोहाइड्रेट काउंट किया, मैंने एप्पल का कार्बोहाइड्रेट कैसे काउंट किया कि मैंने उसको फ्रूट लिस्ट में डाला,
और मुझे फ्रूट लिस्ट का वो पता है, मुझे फ्रूट लिस्ट में पता है जी उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो आपको ना एक अलग से एक्सचेंज लिस्ट मिलती है जिसमें सबके सोडियम कंटेंट दिए होते हैं, तो फिर आप सबका एक कॉलम नया बनाते हो, जैसे आपने कॉलम बनाया ना प्रोटीन, कार्ब, लिपिड, तो एक और कॉलम बनता है सोडियम का, फिर आप हर फूड आइटम में से सोडियम काउंट करते हो और उसका टोटल सम 1500 से कम होना चाहिए। 1500 वही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, तो मैं आपको उसमें नहीं लेके जा रही, बट आई एम सो ओपन टू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट आस्क। मैम ने तो आज सिंपल करवाया ना, अभी ये डिजीज वाला डिसऑर्डर्स वाला तो बाद में करना है ना, तो ये ऐसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। जी मैम, ये वाला तो हम लोग डायटेटिक्स में करेंगे ना, डायटेटिक्स 2 या 3 में। आप मुझसे भी करना चाहेंगे तो मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि अभी आपकी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जी जी, और इसमें इतनी मैम अभी हमने वेरिएशन पढ़ा ही है। नहीं रीनल डिसीजेस के बारे में, तो कैसे कर लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ठीक है मैम पर जनरल नॉलेज के लिए पूछी थी मैं। बिल्कुल बेटा, बड़ा आपका अच्छा बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। और कोई क्वेश्चन, कोई और माइंड में कोई बात आ रही हो? मैम आई हैव क्वेश्चन। यस प्लीज। मैम अब जैसे हमने ये एक्सचेंज लिस्ट बनाई है, ये तो हमने उसके बनाई है ना जो उसने ऑलरेडी खाया है 24 आवर रिकॉल का। अब जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट है वेट लॉस के लिए, अब हमने उसको ये चीजें रिस्ट्रिक्ट करनी है, अगर हम उसको फैट की अगर हम कम करेंगे तो फिर हम उसके तो नहीं टेबल निकालेंगे ना एक्सचेंज वगैरह। आप उसके भी निकालेंगे और फिर आप दोनों को कंपेयर करोगे कि ऑलरेडी ये इतना 617 ग्राम ऑलरेडी ब्रेकफास्ट में खा रहा था, जो मैंने से मेन्यू बना के दिया उसमें तो ये 450 खा रहा है। यस मैम। ठीक है, हम दोनों निकाल के कंपेयर करेंगे। आप इंशाल्लाह आप बड़े एंटरटेन होंगे फाइनल टर्म का पेपर देख के। तो मैम अगर उनके सामने हम कैलोरीज निकालने बैठेंगे तो घंटा तो गुजर ही जाएगा। मैंने वही मैम वो एंटरटेनमेंट, जब आप 10 मेन्यू भी प्लान कर लेते हो ना, 11वां आपको आता होता है। अब मैं बहुत आउट ऑफ प्रैक्टिस थी तो मैं अंडे में कंफ्यूज हो गई कि इसमें कितना वो फैट था। ठीक है, तो ये जब आई वाज इन प्रैक्टिस तो हमें बस अंडे के आगे हम लिखते थे 80 किलो कैलोरीज, तब वो ये हिसाब होता है। मतलब इस तरह से आप करते हो, तो ये इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मैम इसकी प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है कि मतलब हम पहले से अपने पास कोई वेट लॉस का या इस तरह कोई चार्ट बनाएं और फिर उसकी कैलोरीज देखें, फिर थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरह उसको देखना है। जो बिल्कुल निम्रा, बिल्कुल पहले आप यस मैम, जैसे ये डाइटेटिक्स का जैसे आपने एक्सचेंज लिस्ट सेंड किया वो हम उसको देख के तो ऐसे करेंगे तो फिर प्रैक्टिस होगी ना। बिल्कुल, और मैं आपको इस पे असाइनमेंट दूंगी क्लास ओवर होने के बाद। ओके मैम। ठीक है, हम इसकी गलतियां करें प्लीज, गलतियां जितना दिल करता है गलतियां करें, मैं आपकी गलतियों को करेक्ट करवाऊंगी, लेकिन करें। ठीक है, फिर नंबर भी दिया करें ना। आपने नंबर की बात कर दी, बहुत अच्छा लगा। सारी बातें नंबर्स के लिए नहीं होती, नॉलेज के लिए सीखो। अच्छा आपने बहुत अच्छा नहीं, आई विल रिमेम्बर दिस कि आपने नंबर की बात की। अब मैंने टाइम नहीं देखा कि आई हैड जस्ट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ 40 मिनट्स, बट आई वाज लाइक नहीं, ये काम पूरा ही करवाना है, 2 हिस्सों 2 वीडियोस में नहीं कराना। तो आपने नंबर की बात कर दी, बहुत अच्छा लगा। नहीं मैम, बात ये है कि आपने कहा कि आप गलतियां करें, तो अब फिर वो नंबर भी तो आने चाहिए। फाइनल से पहले पहले तक गलतियां करें ना। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको क्या बताया है इन समरी में बता रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी रूटीन लिखनी है कि इन विच फॉर्मेट यू टेक योर मील्स, राइट। नंबर 2, आपने अभी मैंने करंटली ब्रेकफास्ट का बताया, आपने अपने आइटम्स लिखने हैं लेफ्ट पे, राइट पे आपने उनकी क्वांटिटी लिखनी है। क्वांटिटी कोशिश करो यूनिट्स में लिखो, जैसे टेबल स्पून मैंने लिखा लेकिन मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया टीस्पून में। इस तरह आप आउंसेस में लिखते हो तो आउंसेस को कन्वर्ट कर लो कप्स में। जो आपके जिस तरह से चीजें हैं आपने उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कर लेना है, ठीक हो गया। फिर आपने टेबल बनाना है, स्टैंडर्ड टेबल है। सारी पहले आपने आइटम्स लिखी, सारी आइटम्स में क्या है, स्टार्च, नॉन स्टार्च वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, मीट उसी में आ गया, एग भी उसी में आ गया, मिल्क, योगर्ट, डेयरी आइटम्स, स्वीट्स, मिसलेनियस। ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने जो अपना मेन्यू प्लान बनाया हुआ है आपने उसकी एक्सचेंजेस आगे लिखनी। पहले आपने कॉलम फिल करना, पूरी एक्सचेंज। अगर आप क्या करते हो, 90% गलतियां कहाँ पे होती हैं कि आप एक एक्सचेंज लेते हो और आप उसी को सॉल्व करने बैठ जाते हो। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक, ये इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले आपने सारी एक्सचेंजेस निकाल लेनी है, उसके बाद आपने एक तरफ आपने अपनी फूड लिस्ट खोली, आपने आगे उसकी आगे सर्विंग स्टाइल के अकॉर्डिंग, सर्विंग साइज के मुताबिक आपने उसकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड आपने उसका कैलकुलेट करते रहना है। फिर आपने क्या देखना है
कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन कितनी कैलोरीज, 1 ग्राम लिपिड कितनी कैलोरीज, सबकी कैलोरीज निकाली, आपने टोटल निकाल लिया। उस टोटल का आपने जो टोटल उसके, अभी मैंने तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 1800 लिया है ना, क्या पता मैं आपको आज एक जो असाइनमेंट दूंगी उसमें मेरा टोटल इनटेक 3200 कैलोरीज है और नाश्ते में मैं 617 ले रही हूँ, तो आपने उस 3200 का कितना परसेंट में ले रही हूँ वो आपने कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये अंडरस्टैंड की ये बात कि नहीं की? मैम दोबारा से रिपीट कर दें, समझ नहीं। दोबारा रिपीट कर दें। बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। अभी मैंने एक स्टैंडर्ड कैलोरीज ली, और वो स्टैंडर्ड कैलोरीज थी 1800। ब्रेकफास्ट से मैं कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रही हूँ? 617। मैंने अपने चेक करना है कि मैं कितने परसेंट टोटल कैलोरीज का कितना परसेंट अपने ब्रेकफास्ट से कंज्यूम कर रही हूँ। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने अपनी ब्रेकफास्ट की 616 न्यूमरेटर में रखी, टोटल 1800 कैलोरीज डिनोमिनेटर में रखी और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसका परसेंटेज निकाल लिया, दैट वाज 34%, राइट। लेकिन अभी तो मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया ना, अभी तो सिर्फ ब्रेकफास्ट निकाला था और एज्यूम किया था 1800 कैलोरीज है। जो आपको मैं काम दूंगी या जो आपने अपने लिहाज से करना है उसमें फॉर एग्जांपल आपकी टोटल कैलोरीज निकल रही हैं 3200। अब आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में किसको रखोगे? मैम डिनोमिनेटर में मतलब जो टोटल किलो कैलोरीज होगी 32 को, वो 3200 है, 32 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 17 आप न्यूमरेटर रोज का 100% निकाल लोगे। एक चीज ये है कि टोटल कैलोरीज का परसेंटेज पूछूंगी कि ब्रेकफास्ट में कितना है। एक और बात पूछ सकती हूँ, और एक और बात क्या होगी, वो ये होगी कि मैंने अपने ब्रेकफास्ट में, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन से कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं। अब मैं क्या करूंगी, वो जो टोटल आएगा प्रोटीन का, मैंने कहाँ से टोटल कहाँ से? मैम वो जो प्रोटीन है जो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे ना, जैसे कि 1 ग्राम यानी कि 1 सर्विंग ऑफ प्रोटीन जो है कितने ग्राम जो हमें कैलोरीज दे रही थी, ठीक है, हम लोग उससे जो हमारे पास आया होगा हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और फिर जो टोटल कैलोरीज आएंगी वो होंगी वो। अच्छा, वो तो हमने प्रोटीन की सारी वैल्यूज ऐड करेंगे। वो मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने what percentage of calories I ate from protein in my breakfast? मैम ये जो हमने प्रोटीन में जो ग्राम्स की वैल्यू लिखी है उसको हम पहले जो किलो कैलोरी में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो उन सबको ऐड कर देंगे फिर निकालेंगे। ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वो निकला है 78 फिर उसको जी मैम फिर उसको डिवाइड करेंगे हम लोग जो एग्जैक्ट जो हमारी टोटल कैलोरीज थी वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। मुझे वैल्यू बताओ, मैंने बताया कि जी प्रोटीन कितनी निकली है प्रोटीन से, बताओ अभी तुम लोगों ने अगर अभी आपने बोला कि 78 ग्राम्स आएंगे। 78 ग्राम्स नहीं 78 कैलोरीज है, मैंने वो 78 कैलोरीज आएंगे डिवाइडेड बाय 1800। गुड डे। अब मेरी दोबारा क्वेश्चन सुनो, हाउ मेनी कैलोरीज आई एट, what percentage of calories I ate from protein in my breakfast? तो मैम जो टोटल कैलोरीज होंगी ना उसके साथ डिवाइड किसको करेंगे? मैं टोटल 1800 से डिवाइड नहीं करूंगी, मैं ब्रेकफास्ट में टोटल 679 आया था उसको डिवाइड करेंगे। हाँ जी, मैं 617 में मैम वो जो टोटल 679 आए थे उससे डिवाइड करते हैं, 78 पे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जी जी ऐसे ही करेंगे, ठीक है जी। चलें जी, आपका बहुत टाइम ले लिया मैंने, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। जितना हम चाहते हैं कंज्यूम करना, हम आइडियल सिचुएशन नहीं देख रहे फायका, जो एग्जिस्टिंग खा रहे हैं हम उसको देख रहे हैं। आइडियल हम बाद में देखेंगे कि हमने जो रिकमेंड किया है उसमें कितनी निकल रही है। अभी हम वो देख रहे हैं जो हमने किया है, जो हमने कंज्यूम कर चुके हैं 24 आवर रिकॉल के मुताबिक, हम उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा आज की क्लास से। और यस मैम ठीक है जी, फायका मेरा बेटा, हमने ये किया कि मैंने जो प्रोटीन से कितनी कैलोरीज निकाली उसको मैंने न्यूमरेटर में रखा और मैंने ब्रेकफास्ट की टोटल प्रोटीन्स को डिनोमिनेटर में रखा और मैंने उससे मल्टीप्लाई किया 100 से। जो परसेंटेज मेरे पास आया है वो मेरे पास मैंने ब्रेकफास्ट में कितनी प्रोटीन्स ली हैं उसका परसेंटेज है।
चलिए जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।